नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम साधक एकेडमी में। मैं हूं राजेंद्र तिवारी। आज हम लोग कुछ शुरुआत करने वाले हैं, एक बहुत बेहतरीन सी शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आपको इस एकेडमी या इस संगठन से जुड़कर आपको पता चल रहा होगा कि अनावश्यक चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, अनावश्यक चीज़ें नहीं देनी है। तो उस दृष्टिकोण से ये एमपी जीके की क्लास शुरू की गई है। आपको बहुत ध्यान से और बहुत सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट करके देखना होगा, है ना। तो बहुत समय हमें नहीं गंवाना है, अपनी आपसी बातचीत में काम की चीज़ें बहुत सारी करनी है हमें। तो एक आपके लिए कोट से शुरुआत करते हैं। जो व्यक्ति सवाल पूछता है वह एक पल के लिए मूर्ख हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सवाल नहीं पूछते वह हमेशा के लिए मूर्ख साबित हो जाते हैं। कैसे यह बात सही साबित होती है कि आप जैसे पढ़ रहे हैं मुझसे, आपको मैं बोलूँगा बीच बीच में कि कमेंट करके आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप डाल देना, है ना। अगली क्लास में उनका निवारण मैं निश्चित रूप से करूँगा। तो आपको यह काम करना है, जहाँ पर आपको डाउट लगे वो चीज़ें छोड़नी है कमेंट में। इससे क्या होगा, आपके कुछ उटपटांग से हो सकते हैं डाउट्स, शायद वो बिल्कुल तर्कसंगत ना हो, किंतु कम से कम आप पूछेंगे, थोड़ा बहुत निराकरण करने का प्रयास वहाँ पर किया जाएगा। किंतु आज आपको कुछ लोग कह दें कैसा सवाल पूछ रहा है, लेकिन आगे क्या होगा, आप उससे अवगत हो जाएंगे, उस जानकारी को हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। ठीक, तो ये बात इस तरीके से सिद्ध होती है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, कहाँ से शुरू करने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ से शुरू करते थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करके। आज पहली क्लास है, किस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, कौन से पॉइंट्स कब पढ़ेंगे अपन, ये सारी चर्चा अभी शुरुआत में थोड़ा सा कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमें अपने कंटेंट की ओर पहुँचना है। तो सिलेबस आपने एमपीपीएससी का जरूर देखा होगा। हम शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से ही करने वाले हैं, यानी जो सिलेबस का पहला पॉइंट है प्रीलिम्स का, यूनिट 1 जिसे आप कह सकते हैं, उससे शुरू करने वाले हैं, है ना। उसमें कई बिंदु लिखे हुए हैं आयोग के अनुसार, लेकिन आपको आयोग के अनुसार नहीं चलना है। आयोग ने कुछ गलत नहीं किया है कि उसने जो क्रमबद्धता दे रखी है, शायद उनका दृष्टिकोण और उनका सोचने का तरीका कुछ और हो, हमारा सोचने का तरीका कुछ और है। क्योंकि पढ़ना हमें है तो हम अपने हिसाब से उसको चेंज कर लेते हैं, ताकि क्रमबद्धता बनी रहे। उस क्रमबद्धता के क्रम में आपको चीज़ें आपस में कनेक्ट लगें। कैसे कनेक्ट होंगी, जैसे आप शुरुआत कहाँ से करें, इतिहास से करें। तो इतिहास पढ़कर आपको क्या चीज़ क्लियर हो सकती है, शायद जब आप पर्यटन पढ़ेंगे तो बहुत सारे किले, महल, गुफाएं, ऐसी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे कि आपको शासकों के नाम अपने आप ही याद रहेंगे कि इस शासक ने इस किले का निर्माण करवाया, या कि कोई आपने जिस शासक का नाम भी नहीं सुना होगा तो आपको पता होगा कि यह किस काल का शासक हो सकता है। तो यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। मैंने सिलेबस अपने हिसाब से इसको चेंज कर दिया है। आइए देख लेते हैं किस क्रम में हम पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस का पहला बिंदु इन दो बिंदुओं को मिलाकर बना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर बनाया गया है। इसमें लिखा है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश। तो मध्य प्रदेश के इतिहास की जो घटनाएं हैं, घटनाओं में क्या हो सकता है, विदेशी आक्रांता आए हैं आपके देश में, उन्होंने कुछ कार्य किए होंगे, उसको घटना के रूप में ले सकते हैं। मानव प्राचीन काल में कैसे रहता था, यही सब घटनाएं हैं। तो उसको हम क्रमबद्ध रूप से जैसे इतिहास आप पढ़ते हैं वैसे देखेंगे। उसके अलावा कुछ वंश, यानी कि आपने सुना होगा, जैसे गुप्त वंश सुना होगा, खिलजी वंश सुना होगा, गुलाम वंश सुना होगा, होलकर, सिंधिया, ऐसे वंश के बारे में आपने सुना ही होगा निश्चित रूप से। तो जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं उन वंशों की जानकारी हमको यहाँ पर प्राप्त करनी है इस बिंदु के अनुसार। अभी हम मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाओं को ही फोकस करने वाले हैं। तो ये राजवंश में क्या देखेंगे, हम कुछ वंश को देखेंगे जो प्रॉपर मध्य प्रदेश से रिलेटेड होंगे। जो वंश मध्य प्रदेश के नहीं है किंतु उनका संबंध मध्य प्रदेश से रहा है, उन्हें मैं मध्य प्रदेश की प्रमुख घटनाओं में ऐड कर दूंगा, तो उसको इस हिसाब से देखेंगे। बाकी सारे वंश कैसे हैं, बाकी सारे वंश आपके लगभग मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड हैं। तो ये दो बिंदु आपके इस तरह से कंप्लीट होंगे 2 लेक्चर में। स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान क्या रहा, ये दूसरा बिंदु आपके सिलेबस में है। तो स्वतंत्रता आंदोलन हम मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से देखेंगे। शुरुआत हम कहीं 1824 ईस्वी से करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन की, क्योंकि कुंवर सिंह आपके एक कुंवर चैन सिंह थे, उन्होंने नरसिंहगढ़ रियासत में एक अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ कार्य करने शुरू किए। आगे चल के बुंदेला विद्रोह होता है आपके मध्य प्रदेश में, और आगे चल के 1857 की क्रांति घटित होती है, जो कि पूरे राष्ट्र में ही घटित होती है, किंतु मध्य प्रदेश में भी उससे जुड़ी हुई कई घटनाएं हैं, उनको हमें देखना है। ठीक, तो ये बिंदु हमारा इस प्रकार से कंप्लीट होगा। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन
स्थल। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें यदि आप इतिहास सीख चुके होंगे तो पर्यटन से रिलेटेड बातें आपको बहुत सारी पहले ही क्लियर होंगी, बहुत कुछ बताना भी नहीं पड़ेगा मुझे और आपको बहुत कुछ ज़्यादा वहाँ याद भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो ये तीसरा बिंदु होगा हमारा। तत्पश्चात मध्य प्रदेश की जनजातियाँ और जनजातीय व्यक्तित्व। तो ये दोनों ही बिंदु एक जैसे हैं, जनजातियाँ और जनजातीय व्यक्तित्व, जनजातियों से रिलेटेड बात है इसलिए इन दोनों को एक साथ पढ़ना है। हालांकि यह बात आपके सिलेबस में पृथक पृथक रूप से लिखी गई है, किंतु मैंने यहाँ पर इसको एक कर दिया है। ठीक, आगे चलें तो मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियों को देख लेंगे। बहुत सारे साहित्यकार हुए, कुछ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर, कुछ का इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है, लेकिन वो मध्य प्रदेश के थे तो उनको अच्छी तरीके से हमको जानना है, समझना है उनकी क्या कृतियाँ थी, क्या रचनाएं थी, उसमें उन्होंने क्या बातें कही और कहाँ से प्रश्न आते हैं, यह सब हमें देखना होगा इस बिंदु के तहत। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं, लोक कला, स्थापत्य कला, इसको मैंने संक्षिप्त में ही लिखा है। लोक कला एक बड़ी चीज़ है, हालांकि आपके सिलेबस में कुछ और डिटेल में लिखा हुआ है उसमें। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, लोक कलाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो जैसे लोक नृत्य हो गए, लोक संगीत हो गया, लोक नाट्य हो गए, लोक शिल्प कला हो गई। तो ऐसी सारी बातें जो आती हैं, जो भी आपके लोक से संबंधित होती हैं, लोक कलाओं से रिलेटेड होती हैं, उनको हम इस बिंदु के आधार पर देखेंगे। यहाँ पर साथ में ही यह बिंदु सिलेबस में लिखा था, तो यहाँ लिखा है यह बात क्या है, स्थापत्य कला की, कलाओं की बात है तो स्थापत्य कला भी एक कला का रूप है। इस बात को हम कहाँ देखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे, इसको पर्यटन के साथ ही हम कंप्लीट करेंगे, है ना। स्थापत्य का मतलब क्या होता है, भवन निर्माण की कला, इमारतें हैं, गुफाएं हैं, स्तूप हैं, आपके प्रदेश में जो भी जिस प्रकार के स्मारक मिलते हैं वो किस प्रकार से बने हैं, कैसा उनका स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर कैसा है, यही बात वास्तुकला के अंतर्गत आती है। तो ये हम पर्यटन के साथ ही देखते चलेंगे कि कोई किला है तो कहाँ है, किसने बनवाया है, कौन से शासक वहाँ प्रमुख रूप से रहे और कैसे वो बना है ना। उसी के साथ ही उस बिंदु को जोड़कर देखना है, तो हमें अलग से उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, साथ में ही चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अंत में एक बिंदु बचेगा आपका प्रदेश के प्रमुख त्यौहार और बोलियां। तो जो मध्य प्रदेश में त्यौहार हैं, कोई विशेष रूप से त्यौहार होगा तो उसको देखेंगे, विशेष रूप से कैसे त्यौहार जो विशेष जनजातियां मनाती हैं, है ना। उसके अलावा जो बहुत सारे त्यौहार हैं और उत्सव हैं वो सब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं, तो उन सबको शामिल करते हुए स्थानीय रूप से और जो आपके भारतीय स्तर पर है उन सबको जोड़कर हम यहाँ चीज़ें देखेंगे। बोलियाँ, तो कौन कौन सी बोलियां प्रदेश में बोली जाती हैं, उससे जुड़े हुए साहित्य और उस पर लेखन करने वाले कुछ जो विद्वान होंगे उन सब की बातें करेंगे अपन इस बोली वाले पॉइंट्स में। तो चलिए, ये सिलेबस आपने देख लिया है, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हमें क्रमबद्ध रूप से चलना है, बहुत कम समय लेना है और आपकी तैयारी को मजबूत बनाना है। ऑब्जेक्टिव टाइप कोई बुक हो या कि जहाँ भी आपको व्यवस्था समझ में आए वहाँ आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करेंगे, वैकल्पिक प्रश्नों को जरूर आप सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। यहाँ पर संक्षिप्त में बता दूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे जो पाषाण काल था बिल्कुल प्रारंभ से, है ना, क्योंकि कुछ प्रश्न आते हैं। प्रीलिम्स की बात करूं मैं, जब से सिलेबस चेंज हुआ तब भी प्राचीन इतिहास से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। पहले तो इतिहास से ही प्रश्न बहुत कम आते थे, किंतु वर्तमान दृष्टिकोण आप देखेंगे, एनालिसिस आप एग्जाम का कीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप अवश्य सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि प्राचीन इतिहास जैसे कि मौर्य वंश से रिलेटेड, गुप्त काल से रिलेटेड या के जो भी हमारे पुरातात्विक स्थल थे उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न आप पूछे जा रहे हैं। तो इसका भी बहुत महत्व है और इसको हमें अच्छे से देखना है। तो यहीं से शुरुआत हम कर रहे हैं, घटनाएं आज कंप्लीट करते हैं, अगले क्लास में हम क्या कंप्लीट करेंगे, राजवंश कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो इतिहास शुरू कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश का, तो हमें जानना चाहिए कि इतिहास क्या है। संक्षिप्त में बातें करेंगे, जो भी हमारे राष्ट्रीय लेवल की बातें होंगी, बाकी एमपी से जुड़ी जो खास फैक्ट्स होंगे या चीज़ें होंगी उसको हम अच्छे से विस्तार से देखेंगे। तो इतिहास क्या होता है प्यारे बच्चों, इतिहास आप ऐसा कहिए कि जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर मानव सभ्यता के लिखित संकलन को क्या कहते हैं आप, इतिहास कहते हैं। सिंपल भाषा में आप कहें तो इतिहास जो बीत चुका है, जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, यदि वो लिख दी गई हो कहीं व्यवस्थित रूप से, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि दो बिंदु आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एक बात कि इसके केंद्र में मानव होगा, पहली बात याद रखिएगा। दूसरी बात आपको यह याद रखना है कि यह लिखित संकलन होता है। हर चीज़ इतिहास की श्रेणी में नहीं आती है, घटनाएं तो कई घट जाती हैं किंतु उसको इतिहास में नहीं रखते अपन।
कारण क्योंकि इसकी जो परिभाषा है, जो बातें हम देखते हैं वो लिखित होना चाहिए, लिखित रूप से प्रॉपर। आपके साइंटिस्ट या कि आर्कियोलॉजिस्ट या कि हिस्टोरियंस होते हैं वो लिखते हैं प्रॉपर इतिहास, उसी को हम इतिहास मानते हैं। कभी सुना भी होगा आपने कि इतिहास दोबारा लिखने की जरूरत है, तो दोबारा क्या लिखेंगे भाई हम? दोबारा जो चीज़ नहीं लिखा गया, जिसको इतिहास में हमने जगह नहीं दी है, उसको शामिल करेंगे। कुछ आपके शायद स्वतंत्रता सेनानी हो जिनका योगदान तो बहुत था लेकिन उसको छोड़ दिया गया, उस टाइम पर लोगों ने उन पर ध्यान नहीं दिया, तो उनको शामिल कर। तो इतिहास सिंपली क्या है कि जो बीत चुका है उसको, उसके केंद्र में हम मानव को रखें और उसको प्रॉपर व्यवस्थित रूप से लिख दें, तो वही इतिहास है आपका। भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो एक फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। हेरोडोटस नाम का व्यक्ति है, इसको हम क्या कहते हैं? भारतीय इतिहास का जनक कहते हैं। ठीक, तो भारत के संबंध में जो सबसे पुरानी जानकारी हमको प्राप्त होती है उस हेरोडोटस ने ही वो जानकारियां दी हुई है हमको। 500 ईस्वी पूर्व के आसपास का इसका समयकाल था और यह जो व्यक्ति है वो कहीं न कहीं यूनानी था और हिंद महासागर की यात्राएं करता हुआ, अरब देशों से यात्राएं करता हुआ कहाँ पहुंच गया था? भारत तक लगभग। और जो चीज़ उसने देखा समझा उसको उसने लिख दिया। किस चीज़ में लिखा, किस पुस्तक में लिखा, तो उसका भी नाम आपसे पूछा जाता है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक थी, इसमें उसने क्या किया है? सभी बातों का अपनी संकलन किया हुआ है। खास बात क्या है यहाँ पर? तो फारस और भारत के संबंधों का वर्णन इसने किया हुआ है। ये एक तथ्य हो सकता है आपके लिए जो पूछा जा सकता है, किस लेखक ने किस बारे में जानकारी दी है? तो भारत और फारस। फारस क्या है? तो फारस जो आज का ईरान वाला क्षेत्र है वो फारस कहलाता था पहले, पर्सिया भी कहते थे उसको। चलिए, तो हमने जाना इतिहास क्या है। पढ़ने से पहले इसको बांटना जरूरी है। हम बहुत जगहों पर चीज़ों को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। किस दृष्टिकोण से या किस लिए हम ऐसा बांटते हैं? ताकि हमें उस चीज़ का अध्ययन जो है तो आसान हो जाए। यानी अध्ययन के लिए, अपने पढ़ने के लिए, जानने समझने के लिए उसको हम उस चीज़ को हम क्या करने? तोड़ दे, बांट ले कुछ भागों में, तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आने लगती है। ठीक, तो इतिहास को भी बांटा गया है कुछ भागों में। देख लेते हैं, सीख लेते हैं। इतिहास को पहले तो आपने बांटा है 3 भागों में। एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को हम 3 भागों में प्रॉपरली बांटकर पढ़ेंगे। पहला बिंदु है आपका प्रागैतिहासिक काल। इसका तात्पर्य क्या है? अच्छा, इनका तात्पर्य समझ लेते हैं इस तरफ से। ऐतिहासिक काल मतलब जो ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई होंगी वह ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल के और पहले का काल क्या कहला जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य का मतलब यहाँ पर आदि से है। आदि का मतलब आप समझते हैं किसी की भी शुरुआत से है। तो ऐतिहासिक को भी हम और क्या कर दें? और पहले ले जाएं तो वो क्या बन जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल बन जाएगा। ठीक, उसके भी पहले और हम ले जाएं, बहुत पहले ले जाएं, बहुत पुराने काल में चले जाएं हम, तो उसको कह देते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्राक धन ऐतिहासिक बराबर प्रागैतिहासिक बना हुआ है यह शब्द। तो बहुत, प्राक का मतलब पुराने से होता है, प्राचीन से होता है। तो बहुत पुराने काल को यदि हम देखें तो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कह देते हैं। तो ये 3 काल थे। क्या है ये तो थोड़ा सा समझते चलें और इनको भी डिवाइड करना है हमको। तो प्रागैतिहासिक काल क्या था? अच्छा, इनके स्रोत के आधार पर इनकी डेफिनेशंस या की परिभाषाएं दी गई। स्रोत क्या? इतिहास को जानने के स्रोत। कि आज हम जो पढ़ रहे हैं, इतिहास समझ पा रहे हैं कि इस वंश ने ऐसा किया, यहाँ पर आक्रमण किया, वहाँ पर आक्रमण किया, या कि पाषाण काल में मानव ऐसा था वैसा था, तो ये हमें कैसे ज्ञात होता है? तो इसके कुछ स्रोत हैं, कहीं बातें लिखी गई हैं, है ना, किसी ग्रंथ में लिख दी गई हैं। उस काल के कुछ लेखक रहे, इतिहासकार रहे, उन्होंने कहीं कुछ बातें लिख दी। किंतु कुछ काल ऐसे थे जब कुछ लिखा ही नहीं गया, तो उस काल की जानकारी का स्रोत क्या था? तो उस काल की जानकारी का स्रोत हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत कह देते हैं उनको। तो प्रमुख रूप से तो 2 ही स्रोत अपन यहाँ मानकर चले। तो पहला आप मानिए लिखित स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। तो जो प्रागैतिहासिक काल था हमारा, पहला काल था, इस काल में हमारे पुरातात्विक स्रोत तो मिलते हैं किंतु लिखित स्रोत नहीं मिलते इतिहास को जानने के। कुछ लिखी गई बातें नहीं है, हालांकि कुछ चित्र उकेरे गए हैं। आपने शैल चित्रों का नाम सुना होगा, तो उन चित्रों से कुछ जानकारी हमको प्राप्त होती है, किंतु वह लेखन कला नहीं थी, यह याद रखिएगा। तो जिस काल के बारे में हमें किससे जानकारी मिले? पुरातात्विक स्रोतों से जानकारी मिले, लिखित स्रोतों से जानकारी नहीं मिलते, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आइए अगले खंड को जानते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। इसका क्या मतलब है? इसमें हमें दोनों ही प्रकार के स्रोत प्राप्त होते हैं, लिखित स्रोत भी हैं और पुरातात्विक स्रोत भी हैं। लिखित स्रोत हमको प्राप्त तो हुए हैं किंतु हम उनको पढ़ नहीं पाए कभी, ये यहाँ की एक विशेष बात हो जाती है, इसको अलग करने वाली चीज हो जाती है।
तो ऐसा काल जिसमें हमको पुरातात्विक के साथ साथ लिखित स्रोत भी प्राप्त होते हैं किंतु उन्हें हम पढ़ नहीं पाए हैं आज तक, वह काल क्या कहलाता है? आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल आप सुन लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, यहां पर हमको पुरातात्विक स्रोत तो मिले। पुरातात्विक स्रोत क्या थे? अच्छा, आपने ये भी शायद न जानते हो, यदि तो बता दूं। जैसे कोई इमारत मिल जाए, कोई मटका यानी मृदभांड मिल जाए, कुछ सिक्के मिल जाए, ऐसी सारी चीजें पुरातात्विक साक्ष्य या कि पुरातात्विक प्रमाण या स्रोत कहलाते इतिहास को जानने के, है ना। तो यहाँ से हमको पुरातात्विक चीजें तो मिली, खूब मृदभांड मिल गए, इनके मोहरे मिल गई हैं हमको, सिक्के कुछ चलते थे जो नापने तौलने के बाट वगैरह मिल गए, घर स्मारकों की चीजें मिल गई, वो तो मिला। लेकिन लिखित साक्ष्य भी मिले, कुछ लिखा है इन्होंने, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। तो वह काल क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल। फिर आते हैं ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल वह काल है जिस काल में हमने पुरातात्विक और लिखित दोनों ही जो स्रोत हैं या साक्ष्य हैं उनको जानने का आधार बनाया, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। यह काल वैदिक सभ्यता से शुरू होता है और आज तक जो आप जान रहे हैं इतिहास को, वह इसी काल के अंतर्गत आता है। तो ये संक्षिप्त में जानकारी थी इतिहास की। अब हम इनको बांटेंगे भी, क्योंकि एमपी की शुरुआत हमको करना है यहाँ से, पुरा पाषाण काल से शुरू करना है हमें। तो ये जो प्रागैतिहासिक काल है प्यारे बच्चों, इस काल में हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर पूरी तरह से निर्भर थे कि क्या औजार उस टाइम का मानव यूज करता था, क्या कुछ किया करता था, खाता पीता कैसा क्या था, रहता कहाँ था, वस्त्र कैसे पहनता था। तो ये ज़्यादातर उसके जीवन में जो चीज़ें थी वो किससे जुड़ी हुई थी? पाषाण से जुड़ी हुई थी। पाषाण को प्रस्तर भी कहते हैं, सामान्य अर्थ में आप उसको पत्थर कह दीजिए। तो पत्थरों से या पाषाणों से जुड़ा हुआ बिल्कुल उनका अभिन्न अंग था ये पत्थर, आप ऐसा कह दीजिए, क्योंकि रहना भी पत्थरों के बीच में ही है। कहाँ रहता था इस काल का मानव? तो गुफाओं में रहता था। गुफाएं काहे से बनती हैं? गुफाएं बनती हैं आपके पत्थरों से। जो इनके औजार थे, मान लो खाना खाना है इनको, तो खाना किससे काटते थे? ये उन्हीं पत्थरों से बने हुए उपकरणों से काटते थे। इनको सोना है या पहनना है, कुछ भी कार्य करना है, तो कहीं ना कहीं पत्थरों का यूज ये करते थे। इस कारण से इस काल को हम क्या कहते हैं? और पाषाण काल भी कह देते हैं, है ना। इस पाषाण काल को ही हमने 3 भागों में बांट रखा है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल बहुत पुराना काल है, आप ऐसा याद रखिए, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, या बंदर के रूप में भी मानव था, है ना, उस काल को भी आप ले लीजिए। 25 लाख साल पहले समझ लीजिए आप, जब बंदर के रूप में मानव का अस्तित्व आया, तो 25 लाख साल पहले से कम 10,000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल था वो पूरा पाषाण काल था। उसके बाद 10,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वह मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। इस टाइम पे मध्य पाषाण काल मतलब कुछ बस्तियां या कुछ सभ्यताएं मध्य पाषाण कालीन जीवन जी रही थी, वहीं कुछ बस्तियों में कुछ नवाचार हो गया था, बदल गई थी, तो उसको हम नव पाषाण काल में ले लेते हैं। और इसका काल आप सुनेंगे तो थोड़ा सा डाउट हो सकता है आपको। इसका काल है आपका विश्व के दृष्टिकोण से 9,000 से 2,000 ईस्वी पूर्व, भारत के दृष्टिकोण से 7,000 से 2,000 ईस्वी पूर्व। तो ये दोनों का टाइम ड्यूरेशन मैच कर रहा है। कारण क्या था? कुछ जगहों पर मध्यकालीन सभ्यताएं थी, मध्य पाषाणकालीन सभ्यताएं थी, और कुछ जगहों पर नवाचार हो गए थे, पहिए का आविष्कार हो गया था, कृषि का आविष्कार हो गया था, तो वहां पर नवपाषाणकालीन संस्कृति आ गई थी। तो ये टाइम इसलिए कोलाइड कर रहा है, ऐसा आप कहिए। चलो, तो यहीं से हमको शुरू करना है प्यारे बच्चों। मध्य प्रदेश के बारे में हमको जानना है कि पूरा पाषाणकालीन मानव कैसा था। क्यों जानना है हमको? हम तो भारतीय इतिहास में भी इसको इतना महत्व नहीं देते। एमपीपीएससी की बात करें तो ये पूरा पाषाण काल वगैरह तो हमको पढ़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ से आज तक प्रश्न ही नहीं आए हैं। लेकिन एमपी से प्रश्न आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि कुछ स्थान ऐसे हैं, कुछ स्थल ऐसे हैं जिसमें क्या है आपके, जैसे कि भीमबेटका है, ये विश्व स्तर का स्तर है, विश्व स्तर का एक स्थल है जहां से हमको पूरा पाषाणकालीन जानकारी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इनके बारे में ही थोड़ा सा हमें समझना होगा, इसलिए यहीं से हम एमपी की शुरुआत अपने करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके चलेंगे हम। पहले पूरा पाषाण काल देख लेंगे, फिर मध्य पाषाण काल देख लेंगे, नव पाषाण काल एमपी के दृष्टिकोण से हमें देखना है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आती है। इसके प्रमाण हमें मध्य प्रदेश से नहीं प्राप्त हुए हैं, इसको हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है ना। तो इस बात को हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्किप करने वाले हैं। उसके अलावा ऐतिहासिक काल में वैदिक काल से शुरुआत होती है ऐतिहासिक काल की, तो वैदिक काल के भी उतने पुख्ता सबूत नहीं है। थोड़ी सी जानकारी रहेगी कि किससे हमको जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पर कुछ मानव थे, यानी नर्मदा तक इनका विस्तार हो गया था। वो जानकारियाँ मैं आपको संक्षिप्त में वहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। तो वैदिक काल से यहाँ हम शुरुआत करेंगे।
वैदिक काल के बाद जो भी इतिहास में आप पढ़ते हैं, एक एक करके उनको हम एमपी के दृष्टिकोण से देखते चले चलेंगे, है ना। तो ये सारी घटनाएं आप देख पाएंगे। आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, कहां से? पुरापाषाण कालीन मध्य प्रदेश से। पुरापाषाण कालीन मध्य प्रदेश। तो ये पुरापाषाण कालीन मानव कैसा था, संक्षिप्त में बता दूं तो इस काल का मानव बहुत पुराना मानव है। तो जंगलों में रहता था, कहीं ना कहीं नदी के किनारे रहता था, कहीं ना कहीं गुफाओं में रहता था, गुफा नहीं मिली तो पेड़ों की टहनियों में रहता था, ऐसा तो उसका आवास था। खाने पीने की व्यवस्था की बात करें तो कंदमूल, फल फूल, उसके अलावा मांस, वो भी कैसा? कच्चा मांस, क्योंकि आग तो थी किंतु ये आग का उपयोग नहीं जानते थे, तो ये ऐसे खाना पीना खाया करते थे। वस्त्रों की बात करें तो वस्त्र ये कैसे पहनते थे? पेड़ों के पत्ते वत्ते से कुछ बनाकर वो लपेट लिया, जानवरों को मारा था जो, उसकी खाल लपेट ली, तो ऐसे इनका पहनावा था। इनके उपकरणों की बात करें तो हड्डियों से, पत्थरों से और उसके अलावा कुछ हाथी दांत वगैरह के भी हमको उपकरण मिले हैं, तो उनसे ये अपने औजार बनाते थे। औजार का मतलब उपकरण, यानी जो चीज़ें ये अपने जीवन में यूज किया करते थे, उससे मतलब है यहाँ पर, है ना। तो क्योंकि कुछ काटना पीटना है, मांस ही काटना पड़ता था, तब तो खाएंगे, वो बेचारे कैसे तोड़ तोड़ कर खाएंगे, तो ऐसे सारे उपकरण ये यूज करते थे। उस टाइम पे उपकरणों की थोड़ा सा बात ये है कि बड़े उपकरण हुआ करते थे, बेडौल हुआ करते थे, खुरदुरे हुआ करते थे, है ना। तो ऐसे उपकरण ये लोग यूज किया करते थे। संक्षिप्त में यही जानकारी आपको जानना है कि ऐसा पुरापाषाण कालीन मानव था। धीरे धीरे बदलाव होगा, मध्यकाल में और सुधरेगी व्यवस्था, नवपाषाण काल में और सुधर जाएगी। तो एमपी में बात करें हम, क्या था मानव? तो पुरापाषाण कालीन मानव की बात करें तो यह आखेटक और खाद्य संग्राहक काल है। आखेटक मतलब शिकार करने से है, शिकार करता था मानव, और खाद्य संग्राहक का मतलब बस खाने पीने की ही जुगत में रहता था, बस मारो पीटो खाओ पियो और बैठे रहो, है ना। तो ऐसा ये काल था। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के एक संगम स्थल के रूप में हमारा मध्य प्रदेश हमें दिखाई देता है। पुरापाषाण कालीन जो औजार या अवशेष हमको प्राप्त होते हैं, या साक्ष्य प्रमाण जो हमको प्राप्त होते हैं, वो पूरे भारत में ही सबसे ज्यादा है। ये महत्व की बात है, पहला तथ्य आपको मिलना शुरू हो गया। क्या महत्व की बात है कि पुरापाषाण कालीन जो मानव था, मध्य प्रदेश में ही हमको यहां से इस काल के जो है तो सबसे अधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश दक्षिण व उत्तर भारत के तत्कालीन हथियारों और औजारों और उद्योगों और सभ्यताओं का संगम स्थल था। ये बात नहीं लिखी हुई है पर आपको नोट करना है कि क्या था ये? पुरापाषाण काल का जो पुरापाषाण कालीन अवशेष सबसे अधिक कहां से मिले हैं? तो मध्य प्रदेश से मिले हैं। इस बात को आप नोट करके रखिएगा। अब कहां कहां से हमको अवशेष मिले हैं तो ये देखना है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में नदी घाटियों को देखना है हमको। तो नर्मदा घाटी सबसे ज्यादा, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के बाद आप देखें मध्य प्रदेश में कहा, तो उसमें भी नर्मदा घाटी में सबसे ज्यादा अवशेष मिलते हैं। उसके अलावा सोन नदी घाटी, कुल मिलाकर हम इसको नर्मदा सोन घाटी कह सकते हैं ना। घाटी में मतलब जहां जल बह रहा है वहां नहीं, घाटी का मतलब ये होता है कि जहां से इस नदी को जल मिल रहा होगा, यानी सहायक नदियां जहां जहां से आ रही होंगी, यानी उसके आसपास के जो जिलों के क्षेत्र हैं वो कहलाता है नदी बेसिन। तो नर्मदा सोन घाटी का जो इलाका है वहां से सबसे ज्यादा मिले। फिर चंबल है, बेतवा है, धसान है, वेनगंगा है, बाघिल नदी है, ऐसी सारी ही नदियां पूरे ही मध्य प्रदेश से हमको ऐसे पुरापाषाण कालीन मानव के अवशेष प्राप्त हुए। तो इन नदी घाटियों के किनारे प्राप्त हुए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ प्रमुख स्थल हैं, कहां कहां से हमको प्राप्त हुए। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भीमबेटका। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कहां से आने हैं आपके एग्जाम में, इस जगह से आने हैं कि भीमबेटका से हमको क्या मिला, किस काल का ये स्थल है, किस किस काल के अवशेष हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न यहाँ से आते हैं। पहले जान लेते हैं कि पुरापाषाण कालीन सभ्यता के जो अवशेष हमको मध्य प्रदेश से मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं और वह जगह कहाँ स्थित है। पहले तो सीधा ही प्रश्न यही आ जाएगा कि ये चीज कहाँ स्थित है। अब भीमबेटका तो आपसे नहीं पूछेगा, विश्व प्रसिद्ध स्थल है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि भीमबेटका कहाँ है, रायसेन में है और ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो अब ये पूछने की संभावना बहुत कम है, किंतु आगे के जो स्थल हैं उनको पूछा जा सकता है। तो आइए एक नज़र में देखते हैं और इनका विवरण भी देखते हैं कि कहाँ से क्या मिला है। तो भीमबेटका है, रायसेन में स्थित है। महेश्वर नामक जगह से भी हमको इस काल के अवशेष मिले हैं, तो यह खरगोन में स्थित है। हथनौरा यह सीहोर में स्थित है। इसके अलावा मृगेंद्र नाथ की गुफा यह भी रायसेन में स्थित है। बिल्कुल पास में ही, कुछ 30-35 किलोमीटर का एरिया होगा।
भीमबेटका से, उसी इलाके में मृगेंद्रनाथ की गुफा मिली है। नई खोज है एक प्रकार से है, यहाँ से भी हमको पुरा पाषाणकालीन मानव के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा आपका यहाँ एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है तो अलग से मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है महादेव पिपरिया। महादेव पिपरिया यह जगह है, होशंगाबाद में नहीं याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, नरसिंहपुर में। नरसिंहपुर में ये पिपरिया होशंगाबाद में ही है, ये ध्यान रखना। एक और महादेव पिपरिया है, महादेव पिपरिया कहाँ है, तो वह नरसिंहपुर में है। पिपरिया भी स्थान है एक जो कि होशंगाबाद में है, यह ध्यान रखना। इसके अलावा एक स्थल यहां पर लिखा हुआ है जिसका नाम है भूतरा, तो ये याद रखना भूतरा। यह कहाँ है, तो यह भी नरसिंहपुर में ही है। तो महादेव पिपरिया और भूतरा ये दोनों नरसिंहपुर में है। ये महत्वपूर्ण स्थल है और बहुत सारे स्थान है जहां से हमको ऐसे अवशेष मिले, किंतु ये सबसे महत्व के हैं, यहां से प्रश्न आना है आपके। तो भीमबेटका हो गया, मृगेंद्रनाथ की गुफा हो गई, हथनौरा हो गया, उसके अलावा भूतरा हो गया, उसके अलावा आपका महादेव पिपरिया हो गया। ऐसे स्थल हैं जहां से हमको इस काल के मानव की सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। आइए आगे बढ़ें और अब एक एक करके इन स्थलों से हमें क्या प्राप्त हुआ है, क्या फैक्ट्स पूछे जाते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये मैप में आप देख सकते हैं ये स्थल कहाँ पर स्थित है। तो ये रायसेन का क्षेत्र है जिसमें भीमबेटका और मृगेंद्रनाथ की गुफा है। भूतरा जो कि नरसिंहपुर में है, होशंगाबाद के बिल्कुल पड़ोस में है। ये पिपरिया गलत रखना है आपको, यहाँ पर हमें महादेव पिपरिया याद रखना है। और महादेव पिपरिया है कहाँ, तो ये जहाँ भूतरा है नरसिंहपुर में वहाँ है। उसके अलावा हथनौरा, हथनौरा कहाँ है, तो सीहोर में है। उसके अलावा एक महेश्वर जो कि नर्मदा नदी के किनारे ही आपके कहाँ पर स्थित है आपके खरगोन जिले में। आइए आगे बढ़ें, एक एक करके जानते हैं। भीमबेटका बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। इसका महत्व आप इस दृष्टि से समझ सकते हैं कि दुनिया में जो भी, या तो आप शैल चित्र के लिए कह दें या कह दें कि पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष, शैल चित्र भी क्या है, हमें उस काल के अवशेष प्रदान करते हैं, यानी कि उस काल की जानकारी देते हैं। उन चित्रों की हम कार्बन डेटिंग करते हैं और हमको पता चलता है कि कितने साल पुराने ये चीज़ें हैं, है ना, क्योंकि उन जो कलर्स यूज करते थे उस काल के मानव, उसमें कहीं ना कहीं फूलों का या कि कुछ चट्टानों का यूज किया करते थे, जैसे गेरू हो गया, है ना, उन सबको घोल मिलाकर क्या करते थे, वो एक पेंट बनाते थे, रंग बनाते थे और उसी को ही पोता करते थे गुफाओं में। तो उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो हमको पता चलता है कि बहुत पुराने हमारे ये अवशेष हैं, मतलब 10,000 साल से तो पुराने हैं। आपके जो भीमबेटका है 15 से 20,000 साल पुराने जो हमको यहाँ से शैल चित्र मिलते हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो कि यह प्रदर्शित करती हैं कि वहाँ से 2 लाख साल पुरानी चीज़ें भी प्राप्त हुई। वो चीज़ें क्या हैं तो अभी चर्चा करूँगा उस चीज़ की। अभी समझिए शैल चित्र मिले वो कम से कम 15 से 20,000 साल पुराने हैं। अपने दुनिया में सबसे ज़्यादा पुराने शैल चित्र कहाँ से मिले हैं, तो बहुत पुराने, मतलब लाख 2 लाख में नहीं पहुँचना है, ये 35 से 40,000 वर्ष लाख वर्ष पूर्व जो समय है वो आपको मिले हैं। सुलावेसी द्वीप है एक जो कि कहाँ है, इंडोनेशिया में आता है, तो वहाँ से हमको मिले हैं ऐसे शैल चित्र जो सबसे पुराने हैं, 30-35,000 साल पुराने, ऐसा कह दीजिए आप। ठीक, कुछ और स्थल हैं जैसे स्पेन में कुछ स्थल हैं और उसके अलावा फ्रांस में कुछ स्थल हैं। तो ऐसे प्राचीन कालीन मानव के अवशेष हमको कुछ यूरोपियन देशों में भी दिखाई देते हैं। तो उनमें से एक क्या है, पूरे विश्व के दृष्टिकोण से देखें तो भीमबेटका भी उनमें से एक है, इसलिए ये महत्व का हो जाता है। तो न केवल भारत, न केवल मध्य प्रदेश, यह विश्व के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, इसीलिए तो इसको 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। आइए अब संक्षिप्त में जान लेते हैं कि कहाँ है। रायसेन जिले में स्थित है। रायसेन में भी जगह का नाम क्या है, ओबेदुल्लागंज। एमपीपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था और उसमें ऑप्शन में ओबेदुल्लागंज के साथ रायसेन लिखा हुआ था। ठीक, ओबेदुल्लागंज रायसेन में यह स्थित है। भीमबेटका की खोज किसने की, भाई स्थल हमको पता चला कि रायसेन में है, तो अब इसकी खोज किसने की, कैसे हमको पता चला, कब जानकारी मिली कि यहाँ पर कोई चीज़ है, तो यह जानकारी हमको 1957-58 में, है ना, एग्जैक्ट डेट 1957 आप कह दीजिएगा, अंतकाल में ढूंढा होगा इन्होंने। विष्णु श्रीधर वाकड़कर, शॉर्ट में इन्हें वीएस वाकड़कर भी कहते हैं, ये एक पुरातत्वविद थे। कहीं उद्देश्य तो नहीं था ऐसा खोज करने का, कुछ और कार्य के लिए जा रहे थे और इनको ऐसी चीज़ें दिख गई कि बस इनकी ज़िंदगी बदल गई। भारतीय इतिहास में इनका नाम अमर हो गया ना। अब कहीं ना कहीं इसको तो आप पूरी दुनिया पढ़ रही है तो जानती किसने खोज किया, तो वीएस वाकड़कर, ये एमपी के ही थे, ये बात याद रखना। ये प्रश्न क्या पता कभी पूछ ले, तो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो पूछे जाते हैं उसमें से ये प्रश्न आ सकता है। विष्णु श्रीधर वाकड़कर मध्य प्रदेश के ही थे, नीमच के थे। ठीक, आइए, तो ये
दो बातें हो गई हमारी, रायसेन में स्थित है और वीएस वाकड़कर ने 1957-58 में इसकी खोज की। यहां से अब हमको क्या प्राप्त हुआ भाई, क्या प्रसिद्ध है यहां पर, तो यहां से हमको शैलाश्रय और शैल चित्र मिलते हैं। शैलाश्रय का क्या तात्पर्य है, शैल प्लस आश्रय यानी शैलों का आश्रय, सामान्य अर्थ में इसको हम गुफा कहते हैं। तो गुफाएं मिली हैं और उसमें बने हुए शैल चित्र मिले हैं पर्याप्त मात्रा में, ये चीज हमको मिली है। कब कब के वो शैल चित्र हैं या कि शैलाश्रय किस किस काल के हैं, मतलब क्या पता चलता है हमको कि मानव यहाँ पर किस काल से रह रहा था। तो ये जो हमने 3 काल बांटे थे, पुरापाषाण काल है ना, उसके अलावा मध्य पाषाण काल और उसके अलावा नवपाषाण काल, तीनों ही काल में जो चित्रकारी की गई वो हमको मिलती है। तात्पर्य क्या है कि तीनों काल, जो पुरापाषाण काल था उस काल से लेकर मानव यहाँ रहना शुरू करता है, मध्य काल में भी यहाँ रहा और नवपाषाण काल में भी यहाँ रहा, मतलब 2000 ईस्वी पूर्व तक यहाँ पर मानव रहा। लगभग 10 वर्ग किलोमीटर का रेडियस एरिया ले लीजिए आप, और उसमें ये सब लोग अपनी अपनी जो जीवन क्रियाएं थी वो किया करते थे। तो ऐसा बड़ा क्षेत्र था भीमबेटका के आसपास, वहां से बहुत सारे अवशेष हमको मिले हैं। तो तीनों ही काल से ये चीजें मिली हैं। ये एक तरफ से जितने पॉइंट्स लिखे हैं सब के सब पूछे गए हैं। ये वाला पॉइंट जो मैंने ऐड किया है, पूरा पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है ना। कुछ बच्चे शायद यूपी पीसीएस भी दे रहे हो, 14 मई को पेपर है, तैयारी करते जाना। अगली बात करें तो एक महत्वपूर्ण बात, 2003 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। कौन करता है यह काम, तो एक संस्था है, यूएन से जुड़ी हुई है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा नाम है इसका, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पूरा इसका नाम है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ये याद रखना। चलो, तो ये बातें थी हमारे भीमबेटका से रिलेटेड, संक्षिप्त में यही है, यहीं से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। 1998 में हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर के महत्व के भी स्थल घोषित किए जाते हैं। तो उसके लिए कौन काम करता है, इसको तो यूनेस्को ने कर दिया। तो ASI है एक, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसी के अधीन ये सब जो पुरातात्विक स्थल होते हैं हमारे, उसी के अधीन होते हैं। तो उसने 1990 में इसको क्या किया था, राष्ट्रीय महत्व का स्थल भी घोषित किया था। इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है भीमबेटका की। अब 2 लाख साल पहले क्या अवशेष हमको प्राप्त होते हैं, तो 2 लाख साल पहले हमको जो मिलता है वह यह मिलता है कि यहाँ पर कुछ कप्यूल्स पाए गए हैं। कप्यूल्स क्या होते हैं, तो मे बी मैंने यह ऐड किया हो तो दिख जाएगा, नहीं किया होगा तो समझा देता हूं मैं आपको। नहीं है शामिल इसमें, कोई बात नहीं। कप्यूल्स, ये दीवारें आपको दिख रही हैं जिसमें चित्र बने हैं, इसी में कप के आकार के, जिसमें आप चाय पीते उतने आकार के बहुत सारे एक जगह पर बहुत सारे गड्ढे मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कप्यूल्स कहलाते हैं। तो वो कप्यूल्स की जो डेट निकाली गई, कब ये खोदे गए होंगे, तो उसकी डेट 2 लाख साल पुरानी है। तो अब इतिहासकार विवाद में पड़ गए कि ये गड्ढे कैसे, क्या प्राकृतिक रूप से बन गए। तो भूगर्भ शास्त्री इस पर काम करते हैं। तो भूगर्भ शास्त्री तो ये कहते हैं कि ये तो प्राकृतिक रूप से इस तरह से प्रॉपर तरीके से कहीं एक जगह पर मिल जाए और फिर दूसरी जगह पर मिल जाए, ऐसा कुछ बनना संभव नहीं है। तो ये जो इतिहासकार हैं वो सब क्या मान रहे हैं कि इसको मानव ने ही बनाया था, कुछ विशेष प्रयोजन रहा होगा उनके लिए इसको बनाने का, है ना। तो 2 लाख साल पुराने, इससे यह ज्ञात होता है कि यह सभ्यता बहुत पुरानी है, यहाँ पर बहुत पहले से मानव रहा करता था। ऐसे कुछ चित्र यहाँ पर मिलते हैं शानदार तरीके के, आप देख सकते हैं। कुछ गुफाएं हैं, उनके अंदर क्या मिलता है, हमको चित्र मिलते हैं। चित्रों में क्या क्या है, तो सफ़ेद रंग आपको दिख रहा होगा, कहीं लाल दिख रहा होगा, कहीं डार्क पीला दिख रहा होगा, कहीं हल्का पीला दिख रहा होगा। इस तरह के रंगों का इस्तेमाल करते थे। क्या चित्र बनाते थे, तो कहीं देखो ये जानवर को घसीटते हुए ले जा रहा है, यहाँ पर जानवर की सवारी दिखाई दे रही है, यहाँ पर हाथी दिख रहा है, कुछ और विशेष प्रकार के जानवर, खुद के दैनिक जीवन के जो कार्य थे वो सब दिख रहे हैं। तो ये सब सारी चित्रकारी ये लोग किया करते थे, जो कि उस काल में मानव को समझने में थोड़ा सा हमारे लिए सहायक सिद्ध होते हैं। आइए अगले पर चलते हैं। अगला स्थल है हमारा मृगेंद्रनाथ की गुफा। तो यहाँ पर भी मिला क्या है, हमको शैलाश्रय और शैल चित्र ही मिले हैं, इसलिए ही ये फेमस है, उसी काल के हैं, है ना। पूरा पाषाण काल ही तो हम पढ़ रहे हैं, तो काल तो पुराना ही है इनका। कहाँ पर स्थित है ये, तो रायसेन की बरेली तहसील के पाटनी गांव में स्थित है। विक्रम विश्वविद्यालय, खोज किसने की थी, तो विक्रम विश्वविद्यालय में जो पुरातत्व विभाग था उसने खोज की, है ना। मध्य प्रदेश का या भारत का पुरातत्व विभाग नहीं, विक्रम विश्वविद्यालय। सभी विश्वविद्यालयों में अलग अलग विभाग होते हैं, तो उसमें एक पुरातत्व विभाग था, है ना, जहाँ पर पुरातत्व की पढ़ाई होगी। तो उस विभाग के कुछ शोधार्थियों ने 2008-9 के आसपास इस स्थल को खोजा।
क्या मिला यहाँ पर, तो शैलाश्रय और शैलचित्र हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इतना याद रखिएगा। इसमें बहुत महत्व का स्थल है हथनौरा, बहुत ज्यादा महत्व का, कई प्रश्न आते हैं इससे। हथनौरा कहाँ स्थित है, तो सीहोर जिले में, जो बुधनी तहसील है, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जो विधायक का जो क्षेत्र है, यानी कि कंस्टिट्यूएंसी है, आप ऐसा कह दीजिए, विधानसभा क्षेत्र कह दीजिए, निर्वाचन क्षेत्र ऐसा कह दीजिए, है ना। तो वहां से हमको क्या मिले हैं, हथनौरा एक जगह है। क्या मिला है अभी बताते हैं आपको, सीहोर में है अभी, तो यह जानिए किसने खोज की इस स्थल की, तो 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया साहब, जो आपके पुरातत्वविद ही थे, इन्होंने खोज की। क्या खोजा, अब ये महत्व का है। तो यहां से हमको क्या मिलता है हथनौरा से, पूरे भारत में, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे भारत का ही जो क्या है आपका मानव सभ्यता के अवशेष है, कि मानव का सबसे पुराना साक्ष्य जो हमको मिलता है वो कहां से मिलता है, तो वो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के हथनौरा से ही मिलता है। क्या मिला है यहां पर, तो मानव का कंकाल मिला है। क्या पूछा जाएगा आपसे कि भारत का सबसे पुराना जीवाश्म, यानी कि मानव का पहला साक्ष्य, कुल मिलाकर ऐसा कह दीजिए, मानव का सबसे पुराना या पहला साक्ष्य कहां से मिला हमको, तो वो कहां से मिला हमको, यहीं से मिला, हथनौरा नामक जगह से। ठीक, क्या मिला है वहां पर, तो मानव कंकाल कह दीजिए, कभी अलग अलग लिखा रहता है, तो मानव कंकाल वास्तव में है क्या वो, तो वो मानव की एक खोपड़ी है, कपाल मिला है उसका। ठीक, तो मानव जीवाश्म जिसमें क्या है, मानव की खोपड़ी है, ये मिला हुआ है, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने नर्मदा मानव रखा है। ये सामान्य लोगों के लिए है कि नर्मदा मानव, जो सब लोग जान सके, बोल सके। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे प्रदेश से क्या मिला, कि भारत का जो सबसे पुराना व्यक्ति था उसके अवशेष मिल गए हैं। ठीक, कई मत है इसमें, हालांकि कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि ये मानव की उत्पत्ति ही भारत से हुई है ना, ऐसा कह रहे हैं, पर ठीक है, विवाद है, तो मैं भी कुछ कहना नहीं चाहूंगा। आप अभी तक जो पढ़ रहे थे वो यह पढ़ रहे थे कि अफ्रीका से मानव की उत्पत्ति हुई, तंजानिया में कुछ विशेष क्षेत्र हैं वहां से। ठीक, लेकिन इसको भी अब शामिल कर लिया गया है, विवाद की स्थिति थोड़ा सा बनी हुई है। धैर्य रखिए, शायद कुछ नई शोध आए। तो ये तो हमारे लिए नाम था, सामान्य व्यक्तियों के लिए नर्मदा मानव कह देना इसको कि ये हमारे यहाँ से मिला है। पूछा गया प्रश्न है, याद रखना। वैज्ञानिकों के लिए इसका नाम क्या है, होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस। क्या नाम है इसका, होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस। हमारे पूर्वज ही थे, मतलब हमसे दूसरी प्रजाति थी जिनसे हम मानव आज बने हैं, होमो इरेक्टस उनका नाम था। ठीक, तो होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस, नर्मदा के नाम पर नर्मदेंसिस नाम रखा गया। तो ये हुआ हथनौरा हमारा, जो उसकी सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। भीमबेटका के बाद आप इसको ले सकते हैं। क्या मिला है यहाँ से, तो मानव सभ्यता के अवशेष मिले। एक और बात याद आ रही है, तो ध्यान रखना, हालांकि कई बार पूछ लिया जाता है ऐसे भी उटपटांग प्रश्न। यहाँ से एक विशेष प्रजाति होती थी हाथियों की, स्टेगोडॉन। आज जो हाथी मिलते हैं उसके दोगुना कम से कम रहता था। आप जितने बड़े हैं उतने बड़े उसके बाल हुआ करते थे, उसके दांत हुआ करते थे। तो इतना बड़ा हाथी है, अब विलुप्त है। तो उसके अवशेष हमारे यही इसी हथनौरा नामक स्थान से हमको प्राप्त हुए। भारत में कई जगहों से प्राप्त हुए हैं, जैसे सहारनपुर, आपको उत्तर प्रदेश में एक बार भी खबर आई थी कुछ समय पहले। तो बहुत जगहों से स्टेगोडॉन के मिले हैं। उसमें एमपी में हमारे कहाँ से मिला है, तो हथनौरा से मिला है, यह ध्यान रख सकते हैं आप एक्स्ट्रा। चलिए, तो ये 3 स्थल महत्व के थे जहाँ से अंदर की जानकारी भी आपसे पूछी जाती थी, इसलिए इनका विवरण भी मैंने यहाँ पर दे दिया है। और कौन से स्थल थे हमारे पीछे, तो उसमें हमने महादेव पिपरिया और भूतरा नामक स्थलों को देखा है। तो महादेव पिपरिया और भूतरा ये ऐसे स्थल हैं कि बस ऐसा आप कह दीजिए कि कुछ अवशेष मिले हैं, कोई एक चीज या 2 चीज बताने वाली नहीं है जिससे प्रश्न बने आपके। तो आप क्या कह सकते हैं, बस इतना याद रखना कि पुरातात्विक एक स्थल है जहां से पूरा पाषाणकालीन मानव की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ठीक, कि मानव वहां रहता था कभी, तो उनकी जगह याद रखना कि वो कहाँ स्थित है। आइए देख लेते हैं कुछ चित्रों के द्वारा। ये कपाल मिला है जो कि म्यूजियम में रखा हुआ। कहाँ म्यूजियम में रखा है भाई, मध्य प्रदेश में। कहाँ, तो मध्य प्रदेश में आप इसको देखने को नहीं पाएंगे, नागपुर के एक संग्रहालय में यह रखा हुआ है। ठीक, चलिए, ये उसका कपाल आप कह सकते हैं, पत्थर की जैसा दिख रहा है, लेकिन ये एक जीवाश्म है। जीवाश्म के कई प्रकार होते हैं, मेंस में आपके सिलेबस में है, भूगर्भ शास्त्र में आप उसको पढ़िएगा। ये स्टेगोडॉन हाथी है जिसके बहुत बड़े दांत और बहुत बड़े बाल हुआ करते थे। आगे चलें तो हम मध्य पाषाण काल में आ जाते हैं। मध्य पाषाण काल क्या है, तो इस काल में मानव, जैसे पूरा पाषाण काल में हमने देखा कि कैसे मानव रहता था, क्या खाता था, कैसे औजार यूज करता था, तो अब मध्य पाषाण काल की भी बात कर लें। तो मध्य पाषाण काल में जो मानव था उसमें थोड़ा सा चेंजेज आ जाते हैं। एक पूरा पाषाण कालीन मानव है जो बहुत पुराने तरीके से रहता था, बड़े बड़े उसके औजार हुआ करते थे, खुरदुरे होते थे, बेडौल बेढंगे होते थे। और नौ पाषाण काल का मानव बहुत आगे क्रांतिकारी टाइप का था, उसके औजार बहुत छोटे हो गए, खाने पीने में वो पकाकर मांस खाने लगा।
अनाज का सेवन करने लगा, खेती का आविष्कार कर लिया उसने, मृदभांड बनाने लगा। तो बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन नवपाषाण काल में हुए। तो पहले 2 ही काल थे, किंतु बाद में कुछ और स्थल हमको मिले जिससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं ना कहीं बीच में एक संक्रमण काल भी था। इन दोनों कालों के बीच में एक संक्रमण काल भी था जहां पर मानव कुछ बीच की स्थिति की जीवनचर्या को अपनाता था कि पाषाण के उपकरण तो थे किंतु न वो बहुत बड़े थे न वो छोटे थे, है ना। रहने की बात करें तो गुफाओं से निकलकर कहीं ना कहीं झोपड़ी भी बनाने लगा था। अभी मकान नहीं बनाया था, झोपड़ी बनाने लगा था, परिवार के साथ रहता था, 2-4 लोगों के साथ रहने लगा था, है ना। आगे चल के वही चीज बदल जाएगी और वो समूह में रहने लगेगा, समाज के साथ रहने लगेगा। तो इस तरह से कुछ परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा खाने पीने का क्या था, तो खाने पीने में भी मांस ही खाया करता था, फल फूल कंदमूल यही सब खाया करता था, कोई चेंजेस नहीं है। आग का आविष्कार हुआ नहीं है कि वो भून कर खाएगा, नहीं खेती का आविष्कार हुआ है कि वो क्या करेगा, आपका पका कर खाएगा या कि अनाज खाने लगेगा, है ना। उसके बाद बात कर, इसकी एक खास बात याद रखना कि इस काल का मानव पशुपालक हो गया था, है ना। उनकी दिनचर्या की बात करें तो मध्यकाल में पशुपालन का आविष्कार कब से हुआ, ऐसा पूछा जाए कभी, तो वो मानव ने मध्यकाल में किया। मतलब मध्यकाल में हमको कुछ ऐसी जगहें मिलती हैं जहां से क्या पता चलता है कि मानव अब पशुपालक हो चुका था। तो कृषि के पहले मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमको। कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसका भी श्रेय हमें मध्य प्रदेश को ही प्राप्त होता है। आदमगढ़ नामक एक जगह है, वहां से हमको मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं पूरे भारत में। एक और स्थान है भारत में बागोर नाम का, जो कि राजस्थान में है, वहां से भी मिले। ठीक, तो ये कुछ थोड़ा बहुत जीवनचर्या में इनके अंतर था, वो हिस्ट्री में आप थोड़ा बहुत देख लेना। बाकी आप समझते हैं पाषाण काल इतिहास। आदि मानव आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर 7वीं 8वीं में शायद था, तो याद होगा कुछ ना कुछ कि कैसे ये रहा करते थे। बहुत चेंजेस नहीं हुए थे पूरा पाषाण काल से, बस इतना आप समझ लीजिए। मध्य प्रदेश में बात करें मध्य पाषाणकालीन मानव की, तो ये एक प्रकार का संक्रमण काल था और मध्य प्रदेश में इसके पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। कहाँ पर, किन नदी घाटियों के किनारे और किन स्थलों से हमको उसके साक्ष्य मिले वो देख लेते हैं। तो नदी घाटी कॉमन है पूरे ही मध्य प्रदेश से, इसके भी साक्ष्य हमको मिले, है ना। तो नर्मदा नदी घाटी, टोंस नदी घाटी, चंबल, बेतवा और इनकी सबकी सहायक नदियों के किनारे ही कई सारे स्थल हमको मिले हैं। पर सबको जानना जरूरी नहीं, जो हमारे एग्जाम में आता है वो जानना है ना। तो क्या जानना है कि ये जो स्थल है, प्रमुख स्थल है इस काल के, और यहाँ से क्या क्या कुछ प्राप्त हुआ है वो देख लेना है। तो आदमगढ़ बहुत महत्व का स्थल है, मध्य पाषाणकालीन एक स्थल है मध्य प्रदेश का। अभी देखेंगे क्या मिला है। बाघ की गुफाएं हैं, है ना, धार में स्थित हैं। ये आपके इसका नाम आप नर्मदापुरम कर सकते हैं, होशंगाबाद का नाम अब चेंज हो चुका है। बाघ की गुफाएं हैं, धार में है। विंध्य क्षेत्र से ही तो हमको सर्वप्रथम मध्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, मध्य पाषाणकालीन इतिहास की। तो मध्य पाषाणकालीन कौन सा स्थल है जहां से सर्वप्रथम हमको ऐसी बस्तियों की जानकारी मिली, तो विंध्य क्षेत्र ही है। विंध्य क्षेत्र के अंदर पन्ना सतना रीवा आता है, कोई एग्जैक्ट जिला नहीं मिलता है। सीएल कार्लाइल ने अपने ग्रंथों में ऐसा उल्लेख किया हुआ है, अभी चर्चा करेंगे इसकी, है ना। तो विंध्य क्षेत्र, पचमढ़ी से भी हमको चीजें प्राप्त हुई हैं, और भीमबेटका आपने भी पीछे देखा ही है कि इसमें तीनों ही काल के अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। तो इसमें से सबसे महत्व का तो ये आपका आदमगढ़ है, बाघ की गुफा है और विंध्य क्षेत्र है। पचमढ़ी भी ले लीजिएगा, सब महत्व के ही तो मैंने लिखा है, कोई भी एक्स्ट्रा बात ऐसी लिखी नहीं जो काम का ना हो। तो एक एक करके इन सब की जानकारी देख लेते हैं कि ये कहाँ स्थित है, किसने खोज कर दी, कब उत्खनन हुआ इसका, और क्या यहाँ से प्राप्त हुआ है हमको। तो ये बाघ की गुफाओं का चित्र है, मुझे बताना पड़ेगा आपको यहीं पर, है ना। आइए एक एक करके ये बात आपको स्वयं नोट करनी पड़ेगी, कॉपी जरूर आप रख लिया कीजिएगा, क्योंकि मैं बातें बहुत सारी करता रहता हूं अपने लेक्चर में सामान्य रूप से। तो आदमगढ़ एक स्थल है प्यारे बच्चों। आदमगढ़ कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले याद रखना जिला नर्मदापुरम। कौन सा जिला है, नर्मदापुरम है। आदमगढ़ से अभी मैंने चर्चा में ही एक बात बता दी है कि यहां से प्राप्त क्या हुआ है, तो यहां से हमको प्राप्त हुआ है मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य। क्या प्राप्त हुए हैं, मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। तो मानव के पशुपालक होने के साक्ष्य कैसे पता चला, तो हमको ऐसे पता चला कि यहां पर कुछ लोग दफनाए गए थे और उसके साथ साथ कुत्तों को दफनाया गया था। इससे हमको यह पता चला है कि भाई ये पशुपालक रहा है मानव इस काल का, तब जीवों को अपने साथ दफनाया जा रहा है, वरना जीवों को नहीं दफनाया जाता था। ठीक, इसकी खोज किसने की, यहाँ उत्खनन किसने करवाया, तो आरबी जोशी साहब का नाम आपको याद रखना है, आरबी जोशी साहब। डेट उतनी नहीं याद रखिएगा, है ना, ये लगभग 60s के दौर पर इसका उत्खनन हुआ। डेट बहुत बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं।
तो आदमगढ़ की दो ही बात महत्वपूर्ण कि कहाँ स्थित है, तो होशंगाबाद या नर्मदापुरम, और मानव के पशुपालक होने का साक्ष्य मिला। आरबी जोशी साहब ने इसकी खोज की। बाघ की गुफाओं की बात करें तो यहाँ कोई एक वस्तु नहीं है जो आपसे पूछी जाए कि क्या मिला। बस ये ध्यान रखिए कि बाघ की गुफा जो है धार जिले में स्थित है। बाघिन नदी एक वहीं बहती है, कुच्छी तहसील के अंतर्गत आता है। बाघिन नदी वहीं बहती है और वहां पर कुछ गुफाएं हमको मिली। पहले हमको यह नहीं पता था कि यहाँ पर मध्य पाषाणकालीन मानव रहता था। जब खोज की गई इसकी, किसने खोज की थी, तो एक नाम याद रखिएगा यहाँ पर उन व्यक्ति का नाम था 1818 में डेंगरफील्ड। डेंगरफील्ड नाम के व्यक्ति 1888 में 1818 में 1818 में डेंगरफील्ड नामक व्यक्ति थे। उनको सबसे पहली बार ये गुफाएं प्राप्त हुई। इन्होंने देखा तो सबसे पहले देखा तो क्या प्राप्त हुआ, इनको बहुत सारे बौद्ध चित्र प्राप्त हुए। उन गुफाओं के अंदर बहुत सारे क्या प्राप्त हुए, बौद्ध चित्र मिल गए। और वो चित्र बहुत खतरनाक लेवल के थे, मतलब बहुत शानदार थे। उनको तो आप राष्ट्रीय स्तर पर याद रखिएगा, है ना। उनको बौद्ध चित्रों का प्राण कहा जाता है। उसके अलावा उनकी उन गुफाओं की, उन चित्रों की जो तुलना की जाती है वो अजंता की गुफाओं के चित्रों से की जाती है। तो बहुत महत्व का स्थल है। हालांकि इसको हम पर्यटन वाले पॉइंट्स में भी कवर करने वाले हैं, तो जानकारी थोड़ा सा यहाँ कम दे रहा हूँ। वहां पर तो वृहद रूप से अपन देखने वाले हैं कि कैसे चित्र थे, सब फोटो वोटो के साथ में चीज़ों को दिखाऊंगा आपको वहाँ पर। तो डेंगरफील्ड साहब ने इसकी खोज कर दी थी, लेकिन उस टाइम पे हमें यह पता था कि ये बौद्धकालीन गुफाएं हैं, माने बौद्ध यहाँ कभी रहा करते थे और चित्र वहाँ पर बनाए हैं, और कुछ नहीं पता था। आगे चल के धीरे धीरे हमको फिर वहाँ उत्खनन वगैरह कार्य चालू हुआ और पता चला कि यहाँ पर मध्य पाषाणकालीन मानव रहा करता था। तो ये इतनी महत्व की बात यहाँ के लिए है। अभी विंध्य क्षेत्र पहला आपके भारत का ही पहला स्थल है जहां से हमको मध्य पाषाणकालीन मानव के होने के अवशेष का पता चलता है। यानी कि पहला ही ये स्थल है जहां से हमारी एक प्रकार से मध्य पाषाण काल की खोज हुई, ऐसा कह दूं। सीएल कार्लाइल नामक एक व्यक्ति थे, है ना, ब्रिटिश थे। उन्होंने यहाँ पर देखा कि कुछ बीच में संक्रमणकालीन बस्तियां यहाँ पर दिखाई दे रही कि ये तो नव पाषाण काल की हैं और ना ही पुरा पाषाण काल की। तो फिर यहाँ से शुरू होता है आपके मध्यकाल की कंसेप्ट या अवधारणा, राइट। तो इस प्रकार से विंध्य प्रदेश महत्वपूर्ण है। पचमढ़ी में भी कुछ गुफाएं मिली हैं, जैसे कि उनका नाम भी रखा है डोरोथो द्वीप, जम्बू द्वीप, ऐसे स्थल मिले हैं या वो गुफाएं मिली हैं जहां से हमको मध्य पाषाणकालीन मानव की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये था हमारा मध्य पाषाणकालीन मध्य प्रदेश। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, तो अगला आएगा हमारा नवपाषाण काल। नवपाषाणकालीन मध्य प्रदेश क्या था, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम चीजें याद रखनी होती है आपको, अंदर नहीं जाना है, ऊपर ही ऊपर की बातें पूछ ली जाती हैं। तो अब नवपाषाण काल में क्या क्या हो गया भाई, तो मानव ने कृषि करना सीख लिया, है ना। मेहरगढ़ से, कोल्डी हवा से, ऐसे जगहों से हमको गेहूं और चावल की खेती के अवशेष मिलते हैं। मेहरगढ़ से गेहूं के अवशेष मिलते हैं ना। तो शुरुआत में गेहूं, जौ, चावल ये सब खाना शुरू किया मानव ने। तो कृषि का आविष्कार यहाँ पर हो चुका था, मानव खेती करने लगा था। पशुपालन का आविष्कार हमारे मध्यकाल में ही हो गया था। अब मानव वस्त्र निर्माण भी करने लगा था, गृह निर्माण कर चुका था, मतलब मिट्टी और पत्थरों के बनाकर घर, जैसे आज कच्चे घर बनते हैं। मृदभांड यानी मिट्टियों के बर्तनों का निर्माण करने लगा था। तो काफी कुछ आविष्कार कर चुका था मानव। पहिए का आविष्कार हुआ जिससे क्या बनते थे, मिट्टी के बर्तन, चौक जिसे कहते हैं अपन, घूमता है वो। तो ऐसे सारे आविष्कार हो चुके थे, क्रांतिकारी आविष्कार नवपाषाण काल में। मध्य प्रदेश से भी कई जगहों से हमको ऐसे अवशेष प्राप्त होते हैं कि यहाँ पर नवपाषाणकालीन मानव रहता था। कौन कौन से वो स्थान है, तो भोपाल में मनुभावन टेकरी, निवारी गुफा, श्यामला हिल्स और बालूकास में पहाड़ियां हैं। यहाँ से हमको नवपाषाणकालीन मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। उसके अलावा जबलपुर है, जबलपुर में भेड़ा घाट, तिलवारा घाट, लम्हेटा घाट ऐसे स्थल हैं जहां से हमको नवपाषाणकालीन मानव की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा कि पीछे तक हमने क्या कंप्लीट किया है, तो ये बातें सिर्फ 3 बिंदुओं से रिलेटेड थी। किससे किससे हमने जो अभी कंप्लीट किया, वो पुरा पाषाण काल कंप्लीट किया, मध्य पाषाण काल कंप्लीट किया और नवपाषाण काल कंप्लीट किया है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो इतिहास के विभाजन में पीछे मैंने आपको समझाई है, उसके इतर भी कुछ बातें और देखनी है आपको। कौन सी बातें, समझा देते हैं आपको। जैसे हमने इतिहास को बांटा था अभी पीछे कि प्रागैतिहासिक काल, उसको भी 3 भागों में हमने बांटा था, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में, है ना। नवपाषाण काल खत्म हो जाता है यहाँ तक। इसके अलावा अब क्या होता है, इन्हीं कालों के दौरान, मतलब इसी टाइम ड्यूरेशन के आसपास, कोई एग्जैक्टली आप इतिहास जैसे पढ़ते हैं तो बड़े क्रमबद्ध रूप से देखते जाते हैं
कि 100 से 200 ईस्वी तक ये घटनाएं, 200 से 300 ये राजवंश, 300 से 400 ऐसा क्रम आप देखते हैं, किंतु यहाँ पर कोई ऐसा क्रम नहीं जमेगा आपका, इसलिए डेट में बहुत परेशान नहीं होना है। इन्हीं कालखंडों के दौरान क्या होता है, कुछ अलग जगहों पर अलग सभ्यता या संस्कृति का उद्भव हो चुका होता है, तो काल लगभग सेम हो जाते हैं, है ना, दोनों ही चीजों के। तो नवपाषाण काल तो आपने लगभग समझ लिया कि 2000 के आसपास तक का क्या काल था, नवपाषाण काल था। तो कुछ सन 2000 ईस्वी पूर्व, आपके ये 2000 ईस्वी पूर्व के पहले से ही कुछ बस्तियां चालू हो गई थी ताम्रपाषाण कालीन, और वास्तव में ये 2000 ईस्वी पूर्व के बाद ही प्रॉपर तरीके से वास्तव में इनका उदय होता है ना। तो अब थोड़ा सा एक बात आप जो देख पा रहे होंगे पीछे, ताम्रपाषाण कालीन मध्य प्रदेश का इतिहास, है ना। तो जो प्रागैतिहासिक बात थी उसी के अंतर्गत आप इसको ले सकते हैं। ताम्रपाषाण काल क्या कहलाता है, तो सिंपली इसका अर्थ समझ लीजिए, दो शब्द से जुड़ा हुआ है ये। एक ताम्र है, ताम्र का मतलब तांबे से होता है, पाषाण का मतलब प्रस्तर से या पत्थर से होता है, आपको पता है। तो ताम्र प्लस पाषाण मतलब जिस बस्तियों में या जिस समय पर मानव क्या करता था, तांबे प्लस पाषाण का उपयोग एक साथ या ज्यादा मात्रा में करता था, उसको हम क्या कह देते हैं, ताम्रपाषाण काल कह देते हैं। ठीक है, ऐसी कई बस्तियां हमारे मध्य प्रदेश से भी मिली हैं, ऐसी सभ्यता के अवशेष हमारे मध्य प्रदेश से पर्याप्त मात्रा में मिले हैं, तो उनको भी थोड़ा सा हमें जान लेना है। कुछ स्थल होते हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं कि यह स्थल है कहाँ स्थित है, पहली बात तो यह पूछ लिया जाता है। दूसरी बात यह पूछ लिया जाता है कि किस काल से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पर किस संस्कृति के अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं, कि पूरा पाषाण कालीन संस्कृति है, कि मध्य पाषाण कालीन मिले, कि नव पाषाण कालीन मिले, कि ताम्र पाषाण कालीन मिले संस्कृति के अवशेष। ठीक, तो वही हम ताम्र पाषाण काल देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये ताम्र पाषाण काल में कौन से क्षेत्रों पर ये सभ्यताएं हमारी विकसित हुई, तो सेम जो नदी घाटी क्षेत्र हैं वो सेम है, नर्मदा नदी, चंबल नदी, सोन नदी, बेतवा नदी और इन्हीं की सहायक नदी घाटियों में इन सभ्यताओं या संस्कृतियों का उदय हुआ हमारे प्रदेश पे। ठीक है, अब कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, कुछ यहाँ लिखे हैं, कुछ अगली स्लाइड में और शामिल किए गए हैं, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल से आपको किसी भी स्थल में नहीं जाना है। जो बातें मैं यही समझा दूं, पहले तो जो लिखा है उतना लिख लेना, और जो नहीं लिखा है इसमें कुछ बातें और मैं बताता जाऊंगा, तो उनको भी आप लोग शामिल कर लेना। तो देखो, कायथा है एक प्रमुख स्थल है आपका, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष हमको यहाँ से मिलते हैं। कायथा एक स्थल है जो कि उज्जैन में स्थित है। इसके अलावा और क्या जानना चाहिए इसके बारे में आपको, तो ये उज्जैन में कहां पर, उज्जैन में नदी तट भी पूछा जा सकता है कभी, तो काली सिंध नदी है, काली सिंध नहीं, एक्चुअली वास्तविक बात करें अपन तो छोटी काली सिंध। कौन सी नदी है, छोटी काली सिंध। उज्जैन की तराना तहसील में एक कायथा नामक स्थान स्थित है, छोटी काली सिंध नदी के किनारे ये स्थित है। काली सिंध एक अलग नदी है, छोटी काली सिंध एक अलग है, बस इतना याद रखिएगा, है ना। सामान्यतः जो आपके एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपका वर्तमान में जो हो गया है कर्मचारी चयन आयोग, है ना, या कि आपका पीएससी ही हो गया, दूसरे और भी आरआरबी और दूसरे भी जो भी निकाय हैं जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, वो काली सिंधी ऑप्शन में दे देते हैं। जो पीछे के प्रश्न आए हुए हैं उसमें काली सिंधी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वास्तव में वो छोटी काली सिंध के किनारे है, किंतु काली सिंध नदी भी ऑप्शन में आएगा तो आपको सही कर देना है। कायथा हुआ हमारा उज्जैन में स्थित है, छोटी काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, इन ताम्रपाषाण कालीन वस्तुओं से क्या मिला, क्या मिलता था, तो बस ऐसा समझ लीजिए, आपके तांबे की बनी हुई वस्तुएं और कुछ पत्थरों की बनी हुई वस्तुएं। अब हमने नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनाने सीख लिए थे, तो कुछ मृद भांड भी मिलेंगे। तो क्या क्या मिलता था, तो बस तांबे और पत्थरों की साथ में आप मृद भांड यानी कि मृण मूर्तियां कह दीजिए। मृण मूर्ति का मतलब मिट्टी से बने हुए कुछ, जैसे समझ लीजिए बैलगाड़ी मिल गई किसी की, है ना, मिट्टी से बनी हुई, परकोटा जिसे आप कह सकते हैं, मिट्टी को पकाकर। ठीक, मिट्टी से बनती तो मिट्टी अब तक तो शेष ना रह जाती, मिट्टी को पकाकर जो चीजें बनाई है, तो ऐसी सारी चीजें हमको बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती हैं, ज्यादातर तांबे और पाषाण के औजार। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये कैसी वस्तुएं थी, ताम्रपाषाण कालीन थी। कायथा को हमने जाना कि छोटी काली सिंध नदी उज्जैन के किनारे स्थित है। उसके अलावा इसका उत्खनन कार्य किसने करवाया है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, पीछे मैं आपको बता चुका हूं इनके बारे में, वी.एस. वाकड़कर साहब, है ना, नीमच के थे, ये पुरातत्वविद थे, इन्होंने ही इसका उत्खनन करवाया था, विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग की ओर से किया था इन्होंने ये काम। ठीक है, तो ये बात भी और आप याद रख सकते हैं। ये किससे जुड़ी हुई बात थी, केवल ताम्रपाषाण काल से। कुछ और बातें हैं, कायथा का पुराना नाम कभी पूछा जाए तो ध्यान रखना, कपिथ्य। क्या नाम था ये, कपिथ्य इसका नाम हुआ करता था प्राचीन काल में। ये ताम्रपाषाण काल में इसका नाम नहीं था,
ये कब का नाम है? ये बाद का काल का, जब यहाँ पर सामान्यतः जब कोई राजवंश शासन करते रहे होंगे, किसी के क्षेत्र के अधीन रहा होगा, तब का नाम है ये, है ना। उस काल में तो कोई नाम वाम का पता नहीं कि क्या रखते थे लोग और क्या करते थे, तो ये तो हमने ही नाम रखे हैं अभी वर्तमान में, ठीक। तो कपित्थ इसका प्राचीन नाम था। इस जगह पर एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का जन्म हुआ था, वो थे आपके वराहमिहिर, है ना। ज्योतिषाचार्य, ज्योतिषविद या खगोल शास्त्री, आप कुछ भी कह दे उनको। वराहमिहिर का जन्म कहाँ हुआ था मध्य प्रदेश में, ऐसा कभी पूछा जाए तो ये ध्यान रखना, यही कायथा में ही हुआ था। इतनी बातें कायथा के बारे में आपको और जाननी चाहिए थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य और बताता जाता हूं मैं आपको, ये पहली ताम्रपाषाणकालीन बस्ती थी। पहली ताम्रपाषाणकालीन बस्ती, क्या तात्पर्य है इसका? तो पहली ताम्रपाषाणकालीन बस्ती का तात्पर्य यहां पर यह है कि ये सबसे पुरानी थी, है ना। यहाँ पर जो हमको मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिन जिन जगहों से या नगरों से, वहां पर ये सबसे पुरानी थी। यहाँ से मतलब हमको सबसे पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो ये इस संदर्भ में पहली है। उत्खनन के मामले में ऐसा नहीं, कई बार बच्चे जैसे मैं पढ़ाता हूं तो पूछ लेते हैं कि सर कैसे यहाँ पर सबसे पहले उत्खनन हुआ था, ऐसा क्या? तो ऐसा नहीं है, सबसे पहले उत्खनन यहाँ पर नहीं हुआ था। इससे भी पहले नावदा टोली जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 1952 के आसपास इसका उत्खनन हो गया, है ना। एरण की बात करें तो 1960s में हो गया इसका, 1960-61 के आसपास इसका उत्खनन हो गया, और इसका 65 के आसपास कायथा का हुआ था। तो इस संदर्भ में नहीं कि कब किसका उत्खनन हुआ, क्या ये सबसे पुरानी है, ऐसा आप याद कर सकते हैं, ठीक। कायथा की बात बता दी। इसके अलावा अगली सभ्यता जो हमको मिली, कहाँ मिली? एरण में। तो एरण कहाँ स्थित है? बहुत प्रसिद्ध नगर है यह, आपको इसके बारे में पता ही होगा पहले से भी कि ये स्थित कहाँ है, किंतु हम किस संदर्भ में देखेंगे? ताम्रपाषाण काल के। तो एरण जो नगर है वह सागर जिले में आता है ना। सागर में भी कहाँ? बीना नदी बहती है, वहां से बीना नदी के किनारे है। दूसरी बात आप याद रखिएगा, बीना एक तहसील भी है आपके सागर में। उत्तर पश्चिम की तरफ आप सागर जिले में देखेंगे तो वहां पर आपको बीना दिख जाएगा, ठीक। तो ये बीना तहसील सागर में बीना नदी के किनारे एरण आपका स्थित है। इसकी खोज या कि इसके उत्खनन करता है ना, कई बार शब्द ऐसा लिखा रहता है कि इसकी खोज किसने की। तो खोज देखो और पहले लोग कर देते हैं, पता चल जाता है उस स्थल का, लेकिन एक्चुअली हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पाषाण काल से संबंधित बातें, है ना। ताम्र पाषाण काल जिसमें हम पढ़े, तो उसमें उत्खनन महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका उत्खनन किसने करवाया एक्चुअली। तो इसका उत्खनन जो करवाया है वो प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी साहब ने करवाया है। प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी, ठीक। ये व्यक्ति थे। सागर विश्वविद्यालय जिसका नाम अभी हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है, तो इन वहाँ के थे, वहाँ पर प्रोफेसर थे। इन्होंने वहाँ की इस सभ्यता की खोज करके बताया कि यहाँ पर भी हमको ताम्रपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। एरण में इतना ही जानना है, कहाँ स्थित है और किसने इसका उत्खनन करवाया। उसके अलावा अगला सभ्यता है या अगली संस्कृति कहाँ से हमको मिली मध्य प्रदेश में, तो महेश्वर। महेश्वर या नावदा टोली कहेंगे, दोनों क्षेत्र मिलकर है एक्चुअली। ये आप ऐसा समझ लीजिए, नर्मदा नदी के किनारे है, पहली बात तो याद रखिएगा। ये मंडलेश्वर है, महेश्वर के पास ये एक इलाका है, ठीक है। वहीं पर नावदा टोली भी है। तो मंडलेश्वर से महेश्वर के बीच के जो स्थान है, यहाँ से काफी कुछ चीजें हमको प्राप्त हुई इस काल की। तो नावदा टोली इसमें एक स्थान है, इसको खास तौर पर आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो महेश्वर या नावदा टोली जो कि खरगोन में है, किस नदी के किनारे बताया मैंने, तो नर्मदा नदी के किनारे है, ये याद रखना है। और क्या मिला यहाँ से, तो ये ताम्रपाषाण कालीन बस्ती थी, तो ताम्र अवशेष मिले यहाँ पर, ताम्रपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त होंगे। क्या मिले, तो बस कह सकते हैं आप तांबे के जो भी ताम्र धातु से निर्मित जो वस्तुएं होती हैं, वो पाषाण से निर्मित वस्तुएं होती है, कुछ मृत भांड मिले, ऐसा आप कह सकते हैं। बात करें अच्छा अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, इनकी जानकारी थोड़ा सा कम होती जाएगी। अभी जैसे आगे चलूंगा तो सिर्फ आप लिस्ट देखना है कि कौन सा क्षेत्र कहां पर स्थित है। तो नावदा टोली एक एचडी संकलिया थी, इतना याद रख सकते हैं आप, तो आप इतना याद रख लीजिएगा, है ना। एचडी संकलिया, संकलिया या संकलिया कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने इसको खोजा था या कि उत्खनन करवाया था। एक एक्स्ट्रा बात इसमें याद रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बताया मैंने और आप कहेंगे कि इनको क्यों नहीं बता रहे हैं सर, है ना। तो इतना और याद रख सकते हैं, पर यहाँ पर मेन बात यही है कि ये कहाँ स्थित है, नावदा टोली खरगोन में स्थित है। अवरा एक स्थान है, ये भी बहुत महत्व का स्थान है। अवरा में हमको पूर्व पाषाण काल, पीछे जो हम पढ़ चुके हैं पूर्व पाषाण काल वगैरह और मध्य पाषाण काल वगैरह,
उनसे भी रिलेटेड है, लेकिन उस दृष्टिकोण से उतना महत्व नहीं था तो वहां नाम नहीं आया इसका। यहाँ के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो यहाँ पर नाम आया इसका। तो अवरा से महत्वपूर्ण रूप से तो ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व पाषाण काल, जिसे हम पुरा पाषाण काल कह रहे थे, और मध्य पाषाण काल, इन दोनों ही संस्कृतियों के अवशेष हमको यहाँ से मिले हैं। ध्यान रखना, मैंने नौ पाषाण काल नहीं बोला है। तो नौ पाषाणकालीन जो अवशेष थे वो यहाँ से नहीं मिले हैं। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और सीधे ताम्र पाषाणकालीन अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। क्या कुछ और बातें हो सकती हैं? कहाँ स्थित है? तो मंदसौर में, है ना। एक ट्रिक थी हमारे मार्ट साहब ने बताई थी कभी कि अवरा कुछ जोड़ना चाहें आप, कुछ बातें या सेंटेंस याद हो जाते हैं कई बार बात सुनते सुनते आपको। तो मंदोदरी आवारा हो गई, ऐसा उन्होंने कहा था और आज तक मुझको याद है। तो मंदोदरी आवारा हो गई। मंदोदरी या मंदसौर, है ना, ये जो शहर है मंदसौर, वहां की ही थी आपकी मंदोदरी, रावण की धर्मपत्नी, है ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो मंदोदरी जो थी वो यहीं से थी और वो आवारा हो गई। ऐसा कुछ जोड़कर आप मंदसौर के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये मंदसौर में है अवरा। किसने खोज की थी अब इनको बताया है तो, और इसको भी सुन लीजिए। स्किप करना चाहें आप तो आप कर सकते हैं, इतने महत्व के नहीं है ये व्यक्ति, ठीक है। एचवी त्रिवेदी साहब थे, इन्होंने इसका उत्खनन कार्य करवाया। तो ये इतना था हमारा ताम्र पाषाण काल मध्य प्रदेश से रिलेटेड। कुछ और स्थल हैं जिनको बस इतना देख लेना है कि वो कहाँ स्थित है, ठीक। आइए उस सूची को मैं आपको या सारणी को दिखा देता हूं कि कहां पर वो स्थल स्थित है। महत्व के हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं हल्के में तो आप हल्के में ले लें। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। दो स्थल हैं, एक है डांगवाला और एक है नागदा। नागदा तो खूब सुना होगा आपने, स्थल का नाम नागदा जिला भी बनने वाला था। कमलनाथ सरकार बीच में जब 1.5 साल के लिए आई थी तो उन्होंने नागदा को जिला बनाने की घोषणा भी की थी। तो वही नागदा है, उज्जैन के किनारे, उज्जैन में स्थित है, यह बात याद रखिएगा। डांगवाला भी स्थित है उज्जैन में ही। तो ये दो स्थल और हो गए उज्जैन के, एक कायथा हो गया, एक डांगवाला और एक आपका नागदा हो गया। एक जैसे नाम भी मिल रहे हैं, उज्जैन में स्थित है। इसके अलावा आजाद नगर इंदौर में स्थित है। आपके पीएससी का जो मुख्यालय है आजाद नगर के बहुत बिल्कुल पास में ही है, लगभग 200 से 400 मीटर के आसपास ये आपका पीएससी का जो मुख्यालय इंदौर में यहाँ स्थित है। तो आजाद नगर भी एक ताम्र पाषाणकालीन बस्ती है। उसके अलावा खेड़ी नामा होशंगाबाद, जिसका वर्तमान नाम नर्मदापुरम हो चुका है। बेस नगर विदिशा में स्थित है। विदिशा को कभी कभी पूछा जाता है कि विदिशा का प्राचीन नाम क्या था, तो विदिशा का प्राचीन नाम बेस नगर ही था, यह आप याद रख सकते हैं। जो आज वर्तमान का विदिशा नगर है उससे 2-4 किलोमीटर दूर ही एक गांव के रूप में अभी अस्तित्व में है। पहले यही केंद्र हुआ करता था विदिशा, है ना। तो विदिशा में स्थित है बेस नगर। डोंगरिया नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो बालाघाट में स्थित है। त्रिपुरी जबलपुर में स्थित है। खलघाट धार में स्थित है और मनोती नामक जगह मंदसौर में स्थित है। मंदसौर की एक और जगह याद रख सकते हैं आप, एक और याद आ रहा मुझको, इंद्रगढ़, ठीक है। इंद्रगढ़ भी कहाँ स्थित है? मंदसौर में ही स्थित है। तो मंदसौर के भी 3 हो गए और उज्जैन के भी 3 हो गए। मंदसौर एक मनोती हो गया, इंद्रगढ़ हो गया और पीछे हमने जो देखा है वो आवरा है। क्लियर? ये आप कंफ्यूज मत हो जाना किसी भी तरीके से, मैं सब कुछ आपको क्लास में ही बताता चल रहा हूं। इनमें सिर्फ जगह ही पूछी जा सकती है, ये भी नहीं पूछा जाएगा कि ये ताम्र पाषाणकालीन बस्ती है कि कैसी बस्ती है, क्योंकि ये बस्तियां इनमें से काफी कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां से पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और कईयों से तो नव पाषाण काल के भी अवशेष मिले हैं। तो कोई एक हो तो पूछा जाएगा, जब एक है ही नहीं तो ऐसा पूछा भी नहीं जाएगा। आप इतना ध्यान रखिएगा। बस कहाँ स्थित है, कहीं ना कहीं। जैसे आप त्रिपुरी को ले लो, क्या त्रिपुरी केवल ताम्र पाषाण काल के लिए प्रसिद्ध है? त्रिपुरी तो तब से लेकर आज तक के लिए प्रसिद्ध है। त्रिपुरी से भी पूरा पाषाण काल वगैरह के अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ये है कहाँ, अभी के लिए इतना ही याद रखना है क्या क्या मिला यहाँ। तो धीरे धीरे जब आपका नाम ये आते जाएंगे कहीं भविष्य में तो आपको अपने आप ही वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। ये कंप्लीट हुआ प्यारे बच्चों हमारा ताम्र पाषाण काल, है ना। अब हम कहाँ चलने वाले हैं? महाजनपद काल की ओर। कहाँ चलने वाले हैं? महाजनपद काल की ओर। कैसे पहुंच गए यहाँ सर, कहाँ से अपन आ गए ऐसा? तो फिर से आपको रिपीट कराते हैं, रिवाइज कराते हैं कि कहाँ चल रहे हैं हम इतिहास में, है ना। भारत के इतिहास से अपने को कनेक्ट होते जाना है कि हम एमपी में कहाँ चल रहे हैं। तो भारत के इतिहास में हमने पहला देख लिया है प्रागैतिहासिक काल, है ना। प्रागैतिहासिक काल को बांटा पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। मध्य प्रदेश से कनेक्ट करके उसको देखा कि हमारे यहाँ पर कैसे अवशेष मिले। साथ में हमने ताम्र पाषाण काल भी देख लिया है। 2 बातें मैं और बताऊंगा भी अपनी बात पूरी करने के बाद। उसके बाद हमने देखा था कि आद्य ऐतिहासिक काल आता है। क्या आता है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मैंने एग्जांपल बताया था आपको, सिंधु घाटी सभ्यता।
तो सिंधु घाटी सभ्यता के भाई अवशेष हमको मध्य प्रदेश से मिले ही नहीं, तो हम क्यों उस सभ्यता को पढ़ने वाले हैं? पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ने वाले, है ना। तो कुछ 2-3 बातें हैं इस महाजनपद काल के पूर्व बहुत संक्षिप्त में, सिर्फ समझने के लिए, आपके समझने के दृष्टिकोण से यहीं पर इस मैं स्लाइड में बता देता हूं क्या क्या और इस बीच में पढ़ा जा सकता था। ठीक, तो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या आपने देखा? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हमें एमपी के दृष्टिकोण से पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद हम क्या पढ़ते? उसके बाद हम आ जाते कहां पर? हम आ जाते आपके ऐतिहासिक काल में। मैं वापस उस स्लाइड को दिखा देता हूं जहां पर मैंने ये बातें बताई थी। ये आप देख सकते हैं, इस स्लाइड में मैंने आपको जानकारी दी थी। हमने क्या क्या देख लिया है? प्रागैतिहासिक काल, ये तीनों हिस्से उसके कंप्लीट हो गए। इसके साथ साथ ताम्रपाषाण काल, अभी एक आध बात मैं लौह युग और उसके अलावा महापाषाण काल की भी करने वाला हूं, है ना। बिल्कुल थोड़े से 2 लाइन के तथ्य हैं उसमें। आद्य ऐतिहासिक काल हमको नहीं पढ़ना है, ये बात आपको पता चली। ऐतिहासिक काल में हमको क्या देखना? अब यहां से शुरू करना है, प्राचीन इतिहास से। ठीक, कहां से शुरू होता है यह प्राचीन इतिहास? मैंने बताया था कि ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें हमको पुरातात्विक और लिखित दोनों ही प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल, वैदिक काल से आज तक के जो इतिहास है हमारा, तो वैदिक काल से शुरू होना चाहिए था। महाजनपद काल में क्यों जंप कर गए सर आप? तो वैदिक काल की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा एमपी के दृष्टिकोण से, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए, तो वहीं पर उसी स्लाइड में वापस आ जाते हैं अपन। इसका इस्तेमाल कर लेते हैं अपन, खाली स्पेस है इसमें। देखिएगा, ताम्रपाषाण काल हमारा खत्म होता है। उसके बाद 2 युग मैंने आपको बोले, बस 2 लाइन की बातें हैं। एक लौह युग है और एक महापाषाण काल है। ये 2 और काल उसी, जैसे ताम्रपाषाण काल था ना, उसी तरह से भारतीय इतिहास में लौह युग और आपका महापाषाण काल है। महापाषाण काल और लौह युग क्या है? तो लौह युग, लोहे का आविष्कार कब हुआ था? सभ्यता वैसे ही थी, नवपाषाण काल जैसे चल रहा था हमारा, वैसी ही संस्कृति थी, वैसे ही लोग थे, पिछड़े थे। मतलब एक दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता को देखा जाए तो वो बहुत उन्नत सभ्यता थी। उसके तुलना में पीछे की सभ्यता, नवपाषाण कालीन सभ्यता, काफी पीछे थी। अभी वैदिक सभ्यता में भी ग्रामीण संस्कृति आ जाती है, उसमें भी ठीक ठाक स्थिति में थे लोग, है ना। तो वो भी लौह युगीन सभ्यता कही जा सकती है आपकी। उत्तर वैदिक काल उसमें भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये लौह युग आपका अलग कह सकते हैं आप। इसको अलग से लेना है आपको संदर्भ में, है ना। इसको ये नहीं समझ लेना है कि वैदिक काल ही है ये। बस ऐसा ही समझो कि नवपाषाण युगीन जो मानव था या कि ताम्रपाषाण युगीन जो मानव था, ये बस्तियां हमको दिखाई दे रही थी, उन्हीं पर अब किसका यूज होने लगा? किस धातु को यूज होने लगा? लोहे का। तो उसको हम, ये लोहे का बहुतायत मात्रा में यूज होने लगा। तो क्या कहा हमने कि ये लौह युगीन संस्कृति है ना तो वो आपकी कौन सी वैदिक संस्कृति थी, ना तो वो आपकी कौन सी थी सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो वो अलग से उसको हम डिफाइन कर देते हैं लौह युगीन संस्कृति के रूप में। तो हमको ऐसी संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं? तो बस क्षेत्र याद रखना है। एक नाम याद रखना आप ग्वालियर, दूसरा नाम याद रखना आप भिंड, और तीसरा नाम याद रखना आप मुरैना। तो ये उत्तरी मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, भिंड, मुरैना और ग्वालियर, यहां से हमको लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे की बात करते हैं महापाषाण काल की। तो महापाषाण काल क्या था? पाषाण के आगे महाशब्द लगा है, और जब ये शब्द लग जाता है तो उसका मतलब बहुत विशाल से होता है। तो जो पाषाण थे, बहुत बड़े आकार के पाषाणों का यूज किया जाता रहा होगा इस सभ्यता में, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ समझ में तो आ रहा होगा। कहां किया जाता था ये ध्यान रखना है, दक्षिण भारत में किया जाता था। कहां किया जाता था? दक्षिण भारत में। ये मुख्य रूप से तो दक्षिण भारत में ही किया जाता था। आप एक तस्वीर के माध्यम से भी, और तस्वीर तो नहीं होगी, चलो, तो क्या होता था इसमें? दक्षिण भारत में जो संस्कृतियां थी, वो लोग शवों को दफनाने के लिए बहुत बड़े पाषाण खंडों का उपयोग किया करते थे, कि एक बीच में गड्ढा करते थे, उसके आसपास दोनों तरफ क्या कर देते थे? मतलब आप ऐसा समझो कि यहां पर एक सामान्य समतल भूमि है ना, यहां पर उन्होंने क्या कर दिया? एक गड्ढा कर दिया, यहां पर उस शव को लेटा दिया गया, राइट। अब इसके ऊपर यहां से एक बड़ी शिला या पत्थर लाकर वो क्या कर देते थे? इसी को आगे खिसकाकर इस तरह से ढक देते थे, है ना। तो ये समाधान की एक जो प्रक्रिया थी, महापाषाणों का यूज करके, इसी संस्कृति को हमने क्या कहा? महापाषाणकालीन संस्कृति। कहां से हमको प्राप्त होते हैं इसके अवशेष? मध्य प्रदेश से। तो बस क्षेत्र याद रखना है आपको। एक याद रखना रीवा से मिला है, और दूसरा याद रखना सिवनी से हमको ऐसे अवशेष मिले हैं। विशेष भी हो जाते हैं, देखो ऐसी संस्कृति के अवशेष हमको उत्तर भारत में बहुत ही कम प्राप्त होते हैं, हालांकि प्राप्त बहुत जगह से होते हैं, कश्मीर तक मिलते हैं ऐसे, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ऐसे बहुत सारी जगहों से बहुत सारे अवशेष ऐसे मिले हैं।
लेकिन दक्षिण भारत की तुलना में वो बहुत कम है। ठीक, तो एमपी से भी मिले, ये भी खास बात है। और रीवा और सिवनी में ऐसे अवशेष मिले हैं महापाषाणकालीन, इतना आप एक्स्ट्रा नोट करके रखना। ठीक, अब क्या बताने वाला था, ये एक्चुअली अब प्रागैतिहासिक काल खत्म, आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना नहीं, ऐतिहासिक में आ जाते हैं, जहां शुरुआत कहां से होती है, आपकी शुरुआत होती वैदिक संस्कृति थी। तो वैदिक काल कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा, हमारे 7वीं 8वीं 10वीं यहां तक काफी सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं वहां पर पढ़ाया जाता है, या कि सुना तो होगा ही, इतना तो आप विद्वान रहे होंगे कि सुना होगा, या कि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में वैदिक कालीन मध्य प्रदेश, आप ऐसा कह सकते हैं जैसे पीछे पैटर्न में मैं पढ़ा रहा था। तो वैदिक कालीन मध्य प्रदेश क्या है भाई, तो वैदिक काल को हम 2 भाग में बांटते थे। अच्छा, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, तो इसका एग्जैक्टली अब यहां से क्योंकि सब चीजें लिखित में मिलने लगती हैं तो हमको समय भी बढ़िया मिलने लगता है। प्राचीन काल में थोड़ा डाउट भी हो सकते हैं कई जगहों पर, राजवंशों को पढ़ते टाइम में कुछ और में, कि यहां से यहां तक आप कहो दूसरे स्रोत में कुछ और लिखा हो, तो प्राचीन काल तक ये दिक्कत आएगी, क्योंकि उसके प्राचीन काल पढ़ने के स्रोत बहुत सारे हैं ना, अलग अलग लोगों ने अलग अलग लिख दिया है, तो हम अपने हिसाब से अपने स्रोत डिसाइड कर सकते हैं, या कि जो एग्जाम हमारा मानता है उसको कर सकते हैं। पर ये तो कन्फर्म है कि 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का जो काल था वो क्या कहलाता है, वैदिक काल कहलाता है, वैदिक सभ्यता कहलाता है। इसमें भी हम इस वैदिक काल को 2 भागों में बांट लेते हैं कि किस किस भाग में, तो एक है आपका ऋग वैदिक काल, जो कि कब से कब तक था, 1500 से आपका 1000 ईस्वी पूर्व तक था। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल, ये था 1000 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, तो ये इनका समय काल था। इसको आप पूर्व वैदिक काल भी कह सकते हैं, है ना। ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, और इसको उत्तर वैदिक काल, पूर्व मतलब पहले का, शुरुआत का, और उत्तर मतलब बाद का। ठीक है, यहां पर लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था पूर्व वैदिक काल में, यानी ऋग वैदिक काल में। यहां के जो जानकारी का स्रोत है, पूर्व वैदिक काल जिसे हम कह रहे हैं या ऋग वैदिक काल कह रहे हैं, यहां की जानकारी का स्रोत केवल ऋग्वेद ही है ना। ऋग्वेद आप लिखिए, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद ही है यहाँ का स्रोत। तो इसमें जहां की जानकारी मिलेगी, जो जानकारी मिलेगी, उसी के आधार बनाकर हम उनको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि यहाँ के लोग कैसे थे, कैसे रहते रहे होंगे, क्या करते रहे होंगे। वो भारतीय इतिहास में आप समझते रहना। एमपी में क्या है इसका कंसेप्ट, एमपी में हमें ऋग्वेद में ऐसे कोई स्थल का या कि ऐसी कोई जगह का नाम नहीं मिलता है जिससे स्पष्ट हो सके कि जो आर्य थे ऋग्वैदिक कालीन वो यहाँ तक आ पाए, है ना। जो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे उनको हम क्या कहते थे, आर्य कहा करते थे। आर्य का तात्पर्य श्रेष्ठ से है। तो वो आर्य यहाँ तक आए ऐसा कोई हमारे पास स्पष्ट प्रमाण है ही नहीं, तो ऋग्वैदिक काल हमें पढ़ना ही क्यों है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल में अब बहुत सारे ग्रंथ हो गए, उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे और ग्रंथों की रचना हुई। तो उत्तर वैदिक कालीन जो ग्रंथ थे उनकी बात करें, जो कि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी के स्रोत हैं, तो ऋग्वेद में खाली ऋग्वेद था। उत्तर वैदिक काल में जो शेष वेद हैं, 4 वेद आपने देखे होंगे, उन 4 में से 3 वेद बाद में आते हैं। वो वेद थे आपके यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना इस काल में हुई, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ होते थे कुछ, है ना, जैसे कि सतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐसे कुछ ब्राह्मण ग्रंथों के नाम आप सुनेंगे। उसके अलावा कुछ आरण्यक ग्रंथों की रचना हुई, उपनिषद ग्रंथों की रचना हुई, स्मृति ग्रंथों की रचना हुई, वेदांत ग्रंथों की रचना हुई। तो ग्रंथ तो बहुत सारे आ गए, यानी बहुत सारी जानकारी के सोर्स हमारे पास अब हो चुके थे। बात करें हम एमपी की, क्या था, तो बस एक मुद्दे की बात हो तो और कुछ सकता है, पर यहां पर एक मुद्दे की बात, हमको रेवोत्तरम नामक उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, रेवोत्तरम। अब ये रेवोत्तरम क्या है, रेवोत्तरम ऐसा लिखा है किसी श्लोक में, जानकारी आई है। अब ये रेवोत्तरम जो है, इसका संबंध आपके इतिहासकार वेबर साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये जो बात कही जा रही है वो किससे रिलेटेड है, रेवा नदी से रिलेटेड है। और आपको पता है कि ये रेवा नदी कौन सी है, तो ये रेवा नदी नर्मदा नदी है ना। तो जो ऋग्वैदिक कालीन आर्य थे उसका कोई प्रमाण नहीं है कि यहां तक आए, लेकिन अब रेवा नदी को उल्लेख है तो निश्चित ही है कि यहां तक आर्य पहुंच चुके थे और यहां की जानकारी आर्यों को हो चुकी थी।
तो ये आपका प्रमाण महत्वपूर्ण है। रेवोत्तरम कहां लिखा है तो ये भी ध्यान रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण, ये ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, इसमें इसका उल्लेख है। इसके अलावा आपका विंध्य पर्वत का भी कुछ ग्रंथों में उल्लेख है। इसके अलावा एक ऋषि अगस्त्य थे, उनके साथ कुछ आर्य आए और जो आटविक प्रदेश थे, यानी कि शायद उस टाइम के आटविक प्रदेश जो थे एमपी के, वो विंध्यन श्रेणी में विस्तृत पर्वतों की वनों की ही बात की जा रही थी ना। आटविक प्रदेश का मतलब वन वाले क्षेत्र, तो विंध्य प्रदेश के वनों की ही बात की जा रही थी। तो यहाँ पर आकर कुछ आर्य अगस्त्य ऋषि के साथ आकर बस गए थे। तो ऐसी कुछ जानकारियां हमको मिलना शुरू हो जाती है। इससे यह पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में हमारे मध्य प्रदेश में आपके आर्यों का आगमन हो चुका था। इसमें से एक ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये रेवोत्तरम वाला, कि कहां पर इसका उल्लेख है, शतपथ ब्राह्मण में, जिससे यह पता चलता है कि एमपी तक ये लोग आ चुके थे। ठीक, ये वैदिक काल हमारा एमपी के दृष्टिकोण से कंप्लीट होता है। ठीक, आगे हम क्या पढ़ते हैं, तो वैदिक काल के बाद आपको पता है, क्या पता है भाई, इसको मिटा देते हैं। अब यहां पर थोड़ा वृहद रूप में जानकारी प्राप्त करेंगे तो आगे के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। ये कौन सी काल तक हमने उत्तर वैदिक काल कहां खत्म किया है? 600 ईस्वी पूर्व। कहां पे खत्म किया है? 600 ईस्वी पूर्व। अब 600 से 500 ईस्वी पूर्व के आसपास, 5वीं या 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व कहा जाता है इसको, या 5वीं या 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, है ना। शताब्दी मतलब शब्द आपको जोड़ना है। ऐसा आप इतिहास में जब पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास में, तो लिखा रहता है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की घटनाएं। तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कई सारी घटनाएं घटित होती हैं एक साथ, उनको अलग अलग आपको पढ़ना पड़ता है। अब वो भारतीय इतिहास के संदर्भ में तो बहुत सारी घटनाएं घटी, हमको एमपी के दृष्टिकोण से क्या देखना है वो बताते हैं आपको। क्या क्या घटनाएं घटी तो सुन लीजिए बढ़िया मन लगाकर। घटनाएं ये घटी कि इस काल में द्वितीय नगरीय क्रांति हुई। द्वितीय नगरीय क्रांति क्या है सर? तो द्वितीय नगरीय क्रांति ये है कि जैसे पहली नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके बाद एक वैदिक सभ्यता आई जो कि ग्रामीण संस्कृति थी, और फिर जब ग्रामीण संस्कृति समाप्त होने लगी तो अब यहां पर मतलब उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते आते क्या होने लगा था, लोहे का आविष्कार हो गया था, खेती वेती अब बढ़िया चरम पर आ गई थी, खूब सारे पशु हो चुके थे, बहुत सारी जो जानकारियां थी हमारे पास आ चुकी थी, है ना। या कि आप बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम भी सुनते होंगे जो हमारे भारतीय संस्कृति से रिलेटेड हैं, खूब सारे खोज हो चुकी थी। तो इस टाइम पर अब नगरों का उदय होने लगा था। तो चूंकि अब नगर या जनपद बनने लगे थे इसलिए इसको द्वितीय नगरीय क्रांति कह देते हैं। इसी काल में हमको और क्या देखने को मिलता है? धार्मिक आंदोलन देखने को मिलते हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही आप देखते हैं कि यहाँ पर जैन धर्म, आपके बौद्ध धर्म, इन सब का उदय होता है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म आप भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं, एमपी दृष्टिकोण से हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इसी काल में आप देखते हैं कि हर्यक वंश या कि आप कहिए मगध साम्राज्य का उदय होता है। मगध साम्राज्य क्या था? तो वो एक्चुअली महाजनपद काल से जुड़ा था, उसको हम क्या कह देते हैं? महाजनपद काल। महाजनपद का मतलब क्या? जनपद मतलब एक छोटा नगर आप कहिए, और महाजनपद, महाशब्द लग जाएगा तो बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़े क्षेत्र में और बहुत बड़ा नगर है, उसको हम महाजनपद कह देंगे। तो ये महाजनपद काल में हम 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्या ये एमपी से रिलेटेड है सर? बिल्कुल रिलेटेड है। महाजनपदों के नाम आपने 16 के सुने होंगे, तो 16 तो भारतीय इतिहास में जानेंगे हम, लेकिन यहां पर हमको किनको जानना है? जो हमारे एमपी में रहे होंगे। तो एमपी में 2 महाजनपद थे, वो कौन से थे? वो था एक आपका अवंती महाजनपद और दूसरा था चेदी महाजनपद। तो अब आपको स्पष्ट हो गई होगी प्यारे बच्चों बात कि हम चल कहां पर रहे हैं, है ना। तो ये हमारा जो स्लाइड था महाजनपद काल जो लिखा हुआ है, यहां पर हम आ चुके हैं